want to get that area under them, want to get that area under them. ओके ठीक है सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो. कर दिया. नहीं मला नको सांगू. दुसरा कर. अरे म्यूट करो ऋषिकेश, आवाज आ रही है पीछे से. ओके शिवम इज विथ यू. ओके ठीक है. अरे जल्दी बताओ, व्हाई डू यू थिंक? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि चाइना हमारे सैनिकों के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है? हैज टू शो देयर डोमिनेंस. ओके, वो अपना डोमिनेंस शो करना चाहते हैं. ठीक है. दे वांट टू मेक ट्रबल फॉर इंडिया. अरे भाई, ट्रबल की स्पेलिंग फहीम बताओ जल्दी. कोरोना से ध्यान हटाने के लिए. ये जो है ये पक्का न्यूज़ देखता है. आप आज तक देख के हो शायद, है ना? स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट एरिया इफ दे गेट इट. ओके गुड. स्ट्रेटेजिक सीपीसी. सीपीसी की वजह से थोड़ा एक्सप्लेन करो इसको. सीपीसी तो हमारे पीओके से जा रहा है भाई. गालवन में कहाँ से सीपीसी आ गया? आपको क्यों लगता है कि सीपीईसी के वजह से? थोड़ा बहुत है वैसे, पॉइंट है. ठीक है, आज समझ में आएगा कि सीपी टू स्टॉप मेकिंग इंडिया टू मेक रोड्स. वेरी गुड. ठीक है. देयर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ठीक है, दिव्यांशु ने जो कहा, दे थिंक वो एरिया, क्या ये एरिया पुंग्स हैज. अबे जो लिखते हो ना थोड़ा ध्यान से लिखा करो यार. ऐसे इतने इतने खतरनाक टाइपोज मत करो कि समझ में ही ना आए क्या लिख रहे हो. दे थिंक वो एरिया उनका है. ओके ठीक है, वो एरिया उनका है ऐसा उनको लगता है. ठीक है चलो ओके. बस जान लिया मैंने. तो अभी क्या क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज आपने बताए. एक आपने बताया कि वो अपना डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं. दूसरा, वो लोग उस एरिया को हड़पना चाहते हैं. ठीक है. और उनको लगता है कि वो एरिया हमारा है और इंडियंस को वहां से भगाना चाहते हैं. वन ऑफ द रीजन ये बताया. फिर उमेश्वर ने सीपीईसी का इशू बताया. एंड दिव्यांशु ने रोड कंस्ट्रक्शन बताया. ठीक है ना. नाउ इंडिया इज डूइंग इंफ्रास्ट्रक्चर. यस वही बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड बेसिकली. ठीक है. तो रोड वाला जो इशू है दैट इज वन ऑफ द इशू. बट देर आर सर्टन रीजंस, बहुत सारे रीजंस है. एंड जितने रीजंस आपने मेरे को बताए हैं कई सारे उसमें से भी है. ठीक है. मोर और लेस आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज है. आज आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा. ठीक है, लास्ट तक बने रहोगे तो विल गेट टू नो एवरीथिंग इन एंड आउट ऑफ द होल इशू. ठीक है, पूरा समझ में आ जाएगा. चलो आपको मैं थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करता हूँ. सी, ये न्यूज़ में क्यों था? ठीक है, कोई भी इशू जब हम लोग पढ़ते हैं तो अपने को पता होना चाहिए कि व्हाई इज इट इन न्यूज़. ये दो इशू हुए अभी हाल ही में. एक आपने सुना होगा सैंगपो रिवर का इशू था. ठीक है, लेक का, सॉरी रिवर नहीं, सैंगपो लेक का इशू था. और हाल फिलहाल में ही जो है 20 आर्मी के जवानों को मार दिया गया था. ठीक है ना. तो ये दो चीजें न्यूज़ में थी. ठीक है, दोनों डिस्कस करेंगे आज हम लोग. पहले हम लोग एक बार उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे ये स्टैंड ऑफ हुआ था, जहाँ पे ये फेस ऑफ हुआ, स्टैंड ऑफ हुआ. पहले हम लोग उस जगह पे जाते हैं थोड़ा. ठीक है ना, घूम के आते हैं थोड़ा. सो ये हमारा इंडिया. ठीक है, सैटेलाइट व्यू है ये मैप का. और ये हमारा जम्मू कश्मीर का एरिया. आपको मैप में बाउंड्रीज भी दिख रही होंगी. ठीक है, यू मस्ट हैव आइडेंटिफाइड ऑलरेडी. फिर भी मैं बना रहा हूँ. ये कुछ इस तरीके से है. ठीक है ना. तो ये है अक्साई चीन का एरिया. दिस होल एरिया इज बेसिकली द अक्साई चीन, जो कि उन लोगों ने 1962 में कैप्चर कर लिया था. ठीक है. तो गालवन किधर है? गालवन इज समवेयर क्लोज टू दैट प्लेस. ठीक है, थोड़ा जूम करता हूँ आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा. ओके. तो देखो, ये जो आपको पूरी स्नो से ढकी हुई एरिया दिखाई दे रही है. ठीक है ना, दिस होल स्नो क्लाइड एरिया यहीं पे है कहीं पे. ठीक है, कहाँ पे? और जूम करते हैं. ये K2 है. K2 आपको पता होगा इंडिया का सबसे ऊंचा स्थान. ये जो है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नदी है, ध्यान रखना इसको. इसको बोलते हैं नुब्रा रिवर. ठीक है, नुब्रा रिवर. ठीक है, नुब्रा रिवर कौन सा? ये वाला, ये यहाँ से जो पूरा जा रहा है ये पूरा नुब्रा रिवर है. नुब्रा रिवर के पैरेलल में यहाँ पे है गैल्वन रिवर. ठीक है ना, ये एकदम पैरेलल है एक दूसरे से. ठीक है.
तो गालवन रिवर जहाँ है, अपना गालवन वैली उधर ही होगा। लेट अस सी। द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फेस ऑफ वाज दिस। ये है एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे स्टैंड ऑफ हुआ था, इस जगह पे। ठीक है, तो दिस इज द गालवन वैली। इस गालवन वैली के इस एग्जैक्ट लोकेशन पे जो है अभी रिसेंटली स्टैंड ऑफ हुआ था। ठीक है, उन लोगों ने जो है इस तरफ भी आके टेंट्स लगा दिए। ठीक है, दे हैव मेड अ लॉट ऑफ टेंट्स ओवर हियर। ठीक है, ऐसे उनके जो है यहाँ पे कुछ टेंट्स है, इस जगह पे कुछ टेंट्स है, तो इस तरीके से जो है टेंट्स लगे हुए हैं। इफ यू एक्चुअली सी दिस एरिया, अगर आपको ये एक्चुअली दिखाऊं तो देखो, दोनों तरफ से ही पहाड़ है, बट इंडिया के साइड से देखोगे तो बहुत लंबा पहाड़ का हिस्सा है, फिर हम लोग यहाँ पे पहुंच सकते हैं। वेराज उनके लिए यहाँ से प्लेन लैंड ज्यादा है, एंड यहाँ के रास्ते से वो इस जगह पे इजिली पहुंच सकते हैं। तो दिस इज हाउ दे आर कमिंग फ्रॉम अक्साई चीन। अक्साई चीन के कुछ एरिया में जहाँ पे पहाड़ी नहीं है, ये उस साइड से आकर यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। वेराज इंडिया के लिए इस जगह पे जाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, इफ यू सी, ये पूरा का पूरा पहाड़ है यहाँ पे, उससे पहले यहाँ पे भी पहाड़ है, तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल जगह है ये जाना। ठीक है, तो जनरली हम लोग वहाँ पे अपनी सैनिक को उतने अच्छे से तैनात नहीं करते थे, बट क्योंकि उन्होंने टेंट लगा दिया उस जगह पे, इसलिए हमें वहाँ पे जाना पड़ा। नाउ विल अंडरस्टैंड द होल इशू की क्यों हुआ। ठीक है, जगह क्लियर होगी कौन सी जगह है। आप भी खुद भी मैप पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कभी भी जाना, गूगल मैप्स सिलेक्ट करना, गूगल मैप में जो है आप सैटेलाइट व्यू वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना। सैटेलाइट व्यू से जो है यहाँ पे नुब्रा रिवर, इसके एकदम पैरेलल में है गैल्वन रिवर। गैल्वन रिवर में आपको वो दिख जाएगा। ठीक है, सो नाउ सी, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस इज एन एक्चुअल मैप। हुआ क्या था, ये जो अक्साई चीन है, ये अक्साई चीन उन्होंने कब छीना हमसे, ये अक्साई चीन उन्होंने छीना हमसे आफ्टर द 1962 वॉर। 1962 के वॉर के बाद इन्होंने हमसे ये अक्साई चीन का एरिया छीन लिया। ठीक है ना, तो उससे पहले तक क्या था, देखो उससे पहले कंडीशंस ऐसी थी। ठीक है, उससे पहले की कंडीशन ऐसी थी कि यहाँ पे देखो, इस मैप में ये है हमारा सबसे आउटर बाउंड्री। अब देखो ये बाउंड्री डिसाइड किसने किया कि इंडिया का ये बाउंड्री होगा। ये जो बाउंड्री है, इसको बोलते हैं मैकडोनल्ड लाइन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, द मैकडोनल्ड लाइन। ठीक है, तो नहीं, एक सेकेंड, ये जो बाहर वाला जो लाइन बनाया मैंने, इस लाइन को बोलते हैं जॉनसन लाइन। दिस इज जॉनसन, दिस इज जॉनसन लाइन। ठीक है, और एक और लाइन बनी हुई है यहाँ से ऐसे, इस पे दिख नहीं रहा होता, एक और लाइन बनी है ऐसे, इसको बोलते हैं मैकडोनल्ड लाइन। ठीक है, तो ऐसे दो लाइन बने थे। कब बने थे ऐसे दो लाइन, शिमला में कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम पे, इन 1914, 1940 में एक शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था। इस शिमला कॉन्फ्रेंस में एक्चुअल में बहुत सारी लाइंस बनाई गई थी। अपना पूरा जो तिब्बत का एरिया है, अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, ठीक है, ये सारे एरिया में लाइन बनाई गई थी। तो उस टाइम पे दो लोगों ने लाइंस दिया था, एक इंसान था जॉनसन, दूसरा नाम था मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड ने ये वाला बाहर वाला लाइन दिया था कि इंडिया की ये बाउंड्री है, और जॉनसन ने ये वाला लाइन दिया था कि इस साइड इंडिया है, इस साइड चाइना है। तो क्या है कि 1962 से पहले तक इंडिया फॉलो करता है ये मैकडोनल्ड लाइन। हाँ, हाँ मैकडोनल्ड लाइन। ठीक है, नहीं सॉरी, जॉनसन लाइन। और ये जो है, दिस इज द मैकडोनल्ड लाइन। ठीक है, तो जॉनसन लाइन इंडिया फॉलो करता है, एंड ये लाइन है मैकडोनल्ड लाइन, ये चाइना फॉलो करता है। और इसी बात है ना, ह्यूमन टेंडेंसी है, जिसको ज्यादा जगह मिलेगा वो उस हिसाब से उसको फॉलो करेगा। तो बेसिकली ये ऐसा हो गया कि दिस इज व्हाट इंडिया इज फॉलोइंग according to Johnson line, and this is what they were following according to मैकडोनल्ड लाइन। तो वो लोग मैकडोनल्ड मानते हैं, हम लोग जॉनसन मानते हैं, इसलिए जो बीच का जो जगह है ये डिस्प्यूटेड है। ठीक है ना, अगर आप चाइना के मैप को देखोगे ना, चाइना का मैप यहाँ तक बनाते हैं वो, दे ऑलवेज मेक देयर मैप अकॉर्डिंग टू जॉनसन लाइन, मैकडोनल्ड लाइन, सॉरी, बार बार कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो हमारे इस एरिया को वो लोग अपने मैप में दिखाते हैं, बट क्योंकि हम लोगों ने जॉनसन लाइन फॉलो किया हुआ है, इसलिए हमारे मैप में हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है ना, तो जिस जगह को
मतलब जिस हिसाब से अपने को ज़्यादा जगह मिलेगा, दैट इज़ व्हाट वी विल बी कंसीडरिंग। मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है क्या? कितने लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके, आ रही है ना क्लियर? ओके, राइट। सो बेसिकली क्या है, 62 से पहले ये कंडीशन था। 62 से पहले ये जो कंडीशन था, तो हुआ क्या, 1957 में चाइना ने इस जगह से एक रोड बनाया। दे मेड अ रोड फ्रॉम हियर। उनका एक नेशनल हाईवे जाता है इधर से। उसका नेशनल हाईवे का नंबर है G219। ठीक है, जैसे इंडिया के बहुत सारे नेशनल हाईवेज है। ठीक है, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, वैसे ही चाइना का एक नेशनल हाईवे G219 इस जगह से पास करता है। ठीक है ना? तो इंडिया ने उस टाइम पे ऑब्जेक्शन उठाया था। तो अब एक वो एक विवाद था रोड वाला। एक और भी बहुत सारे थे, मैं अलग एक दिन क्लास में कवर करूंगा कि व्हाट वेयर द सिचुएशन इन 1962। बट जो भी है, वॉर हो गया और इंडिया उस वॉर में हार गया। तो जब इंडिया वॉर में हार गया, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, आफ्टर द वॉर दे हैड बाय देन कैप्चर्ड टिल हियर। उन्होंने यहाँ तक कैप्चर कर लिया था। वेराज उनके हिसाब से भी लाइन यहीं तक था। ठीक है ना? अगर हम लोग उनके हिसाब से मैकडॉनल्ड लाइन भी फॉलो करें, तो मैकडॉनल्ड के हिसाब से भी लाइन यहीं तक बनना चाहिए था। बट उन्होंने 1962 में इंडिया पे और ज़्यादा अत्याचार करके हमें हरा कर उन्होंने यहाँ तक जो है घुसपैठ कर दी थी। दे केम टिल हियर। तो अगर आप इसके हिसाब से देखोगे लाइन को, तो इसके हिसाब से कहाँ है ये थोड़ा गालवन के भी इस तरफ है। दिख रहा है ये गालवन है। तो इफ दिस इज गालवन, तो गालवन के भी वो लोग इस जगह पे आ गए थे। मतलब गालवन उनका हो गया था 62 के वॉर के बाद से। ठीक है ना? बट फिर क्या है, पीस ट्रीटी साइन हुई वगैरह, अलग अलग चीजें हुए। एंड उस ट्रीटी के साइन करने के बाद वो लोग अग्री हुए कि हम लोग थोड़ा सा पीछे हटेंगे। तो आज के डेट में ये है हमारा LAC। LAC सुनते हो ना? तो व्हाट इज LAC? LAC इज दिस। ठीक है ना? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब मेरे को बताओ, LOC किधर है? टेल मी वेयर इज LOC? चाइना में है, पाकिस्तान में है? हाँ, सबको यही मालूम है ना? हाँ, जानता था मैं। वेरी गुड। सो दिस इज व्हाट यू डू नॉट नो। देखो, LOC दोनों तरफ है। ठीक है? LOC जो है वो दोनों तरफ है। ये हम लोग जो LAC बोल रहे हैं, दिस इज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है ना? तो लाइन ऑफ कंट्रोल कौन सा है? लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया के लिए अभी भी हमारा जॉनसन लाइन है। दिस इज द LOC फॉर इंडिया। ठीक है ना? दिस इज LOC फॉर इंडिया। तो ये LOC है। लेकिन कभी भी इंडिपेंडेंस के बाद भी, ठीक है, ये LOC तो माना ही नहीं गया। LOC तो किसी ने माना ही नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से उनका लाइन ये था, मैकडोनल्ड लाइन, और हमारा लाइन ये था, जॉनसन लाइन। तो बेसिकली LOC तक तो हमें कभी भी मिला ही नहीं कुछ कब्जा। ठीक है ना? तो क्या हुआ था कि हमारे लिए उस टाइम पे LAC कौन सा था? उस टाइम पे हमारे लिए LAC यहाँ तक था। हम लोग इस जगह तक ही कंट्रोल कर पा रहे थे। बट जब 62 का वॉर हुआ, उन्होंने और भी जगह छीन लिया हमसे। और जगह छीनने के बाद फाइनली हमने उनसे रिक्वेस्ट कर करके, बहुत सारे ट्रीटी साइन कर करके उनको थोड़ा सा पीछे धकला। और आज हम लोग इस जगह को LAC मानते हैं। ठीक है ना? तो ये जो पूरा पीछे का जगह है, दिस इज द होल ऑफ अक्साई चीन। यहाँ तक क्लियर है सबको? इज इट क्लियर अबाउट LAC LOC? ओके। अब पहले हम लोग छोटे विवाद पे जाते हैं। 6 जून को ये 5 जून को एक्चुअल में हुआ था। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान पैंगोंग लेक डिस्प्यूट। तो ये जो पैंगोंग लेक डिस्प्यूट है, ये एक्चुअल में 5 जून में हुआ था। और इसका जो रिपोर्ट है, ये 6 जून को आया था। तो मैंने इसको अपने पारसारथी के चैनल पे भी डाला था। ठीक है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखो ये पैंगोंग लेक कहाँ है, ये देखो यहाँ पे है। सो दिस इज द पैंगोंग लेक। ठीक है ना? अब इसका डिस्प्यूट क्या है? इसका डिस्प्यूट ये है कि भाई अब चाइना जो है, देखो इसमें इस ये लेक है ना। अब पानी में क्या है ना, पानी में जो है बॉर्डर डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। जितेश, क्या हुआ? 0-0 दबा रहा है, व्हाट हैपेंड? क्या नहीं समझा तेरे को? जितेश, क्या हुआ? ओके, चलो ये देखते हैं, बाद में समझाता हूँ तेरे को, और फिर से समझा।
लेट ज्वाइन किया क्या तूने? बाद में समझाता हूँ, चलो अभी फ्लो मत तोड़ो मेरा, ठीक है। अब देखो क्या है, क्योंकि ये पानी वाला एरिया है, पानी के ऊपर जो है बाउंड्री बनाना बहुत मुश्किल होता है। So what happens is it is difficult to make a boundary on a water surface। इसलिए यहाँ पे इसके इस लेक के सामने जो ऊपर का साइड है, जो लैंड है ऊपर, उस ऊपर के लैंड के साइड पे ऐसे कुछ प्रोजेक्शंस है। यू विल बी सीइंग सम पॉइंटेड एजेस लाइक हियर, देखो ये एक पॉइंटेड एज है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। तो इन पॉइंट्स को बोलते हैं फिंगर, ठीक है ना। व्हाट इंडिया एंड चाइना हैज डिसाइडेड इज टू कॉल दिस पॉइंट्स एज फिंगर्स। दिख रहा है ये फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, ठीक है। ये फिंगर्स आपको नजर आएंगे। अब कैसा है, चाइना क्या क्लेम कर रहा है? चाइना कह रहा है कि ये जो टू फिंगर है, फिंगर नंबर 2, यहाँ तक चाइना का है, ठीक है ना। अप टिल हियर इट इज चाइनाज डोमिनेंस, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। वेराज इंडिया क्लेम्स, वैसे बोला जाए तो पूरा का पूरा हमारा है। इंडिया बोलता है, अगर आप वैसा क्लेम कर रहे हो, वैसा देखा जाए तो पूरा फिंगर 8 तक हमारा है, दिस इज टोटली इंडियाज, ठीक है ना। बट जो 1962 के बाद इंडिया ने एलएसी माना, आफ्टर 1962 जो इंडिया ने एलएसी डिसाइड किया, उसके हिसाब से बीच में फिंगर 4, ठीक है, फिंगर 4 तक इंडिया एंड उस तरफ से जो है चाइना, इस तरीके से इसका डिवीजन होना चाहिए था। ये 4-4 पे था, आज तक कभी विवाद हुआ नहीं। बट इन्होंने क्या किया, ये लोग बोलते हैं नहीं 4 नहीं, हमें 2 तक चाहिए। तो उन लोगों ने जो है यहाँ पे अपने सारे टेंट्स लगा दिए, इस 4 से क्रॉस करके 2 तक, यहाँ तक। तो दिस वाज द इशू। तो उन्होंने टेंट लगा, तो इंडिया ने भी इधर लगा दिया सब टेंट, बोला कि 8 तक हमारा है, फिर तो तुम भागो यहाँ से, ठीक है ना। सो दिस वाज द इशू। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, 4 तक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू 1962। देखो अभी इससे समझ में आएगा। वो लोग कहाँ तक आ गए थे, ये रेड लाइन तक आ गए थे 62 में, ठीक है ना। इसके हिसाब से ये जहाँ पे खत्म होता है वो है फिंगर 2। इंडिया ने उनको पीछे हटने के लिए बोला तो किधर चले गए, इधर चले गए। ये क्या है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, दिस इज फिंगर 4। बट एक्चुअल में देखा जाए तो पूरा का पूरा जो लेक है, यहाँ तक, ये कोने तक, ये तो इंडियन टेरिटरी में ही है ना। अगर हम लोग नॉर्मली जॉनसन लाइन को फॉलो करें तो पूरा का पूरा ही तो हमारा इंडिया का है। बट स्टिल अगर हम लोग 1962 के एलएसी को माने भी, तो भी ये 4 तक ही उनको मिलना चाहिए। अब फालतू में वो लोग यहाँ पे आके बोलते हैं 2 तक हमको दो, तो इंडिया क्यों मानेगी? इसलिए बोला कि अच्छा तुम ऐसा मान रहे हो तो पूरा ही हमको दो, पूरा ही हमारा है, ठीक है। सो दिस वाज द इशू। बट ये जो है बायलैटरल टॉक से खत्म हो गया था, ठीक है ना। तो दिस वाज अ वेरी स्मॉल इशू, आई होप ये समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट? ओके, सो दिस इज नॉट अ बिग इशू। अब बिग इशू पे चलते हैं। अब देखो, एलएसी जब बना हमारा, एलओसी बताओ, एलओसी ये है, दिस इज एलओसी, जो हमारा जॉनसन लाइन है, दिस इज एलओसी, ठीक है। हाँ, उसके बाद उन्होंने अपने टेंट्स निकाल दिए थे, ठीक है, जब ये केस सॉल्व हो गया था, उसके टेंट्स निकाल दिए थे। दिस इज एलओसी, एंड ये जो अभी आपको दिख रहा है डॉटेड लाइन बीच बीच में, दिस इज एलएसी, ठीक है। तो 62 के बाद जब हमने उनको पीछे हटा दिया था, तो एक्चुअल में देखो यहाँ पे जो सेकंड लाइन हमने देखी, 62 के बाद जो डिसाइड हुआ था सेकंड लाइन, उसके हिसाब से गालवन से पीछे चले गए थे ना। दैट मीन्स आज का जो एलएसी है, ये गालवन से पीछे साइड में है। गालवन में उनका कोई हाथ नहीं आना चाहिए, दे शुड नॉट एंटर गालवन, ठीक है, दे शुड नॉट कम ओवर हियर। इसमें भी वही दिख रहा है, इस एलएसी के हिसाब से भी देखो, ये गालवन वैली किधर है, ये इस तरफ है, ये लिखा उधर है, ठीक है। बट इसका पॉइंट देखो ना, इफ यू सी द पॉइंट, दिस पॉइंट इज एग्जैक्टली ऑन द बॉर्डर, ठीक है ना। और उनका जो लाइन है वो इस बॉर्डर के पीछे से स्टार्ट होता है, तो दे शुड नॉट एंटर ओवर हियर, ठीक है ना। तो दिस शुड हैव बीन द कंडीशन। बट प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि 1999 में, ठीक है, जब हमारा पाकिस्तान के साथ कारगिल वॉर हुआ था, ठीक है। सो इन 1999 आफ्टर द कारगिल वॉर, उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, अटल बिहारी जी। और उस टाइम पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है, दिस इज जॉर्ज फर्नांडिस। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने क्या कहा था, बोला था कि देखो हमारे एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, और दोनों से हमारे रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, दोनों ही हमारे ऊपर अटैक कर चुके हैं। इसीलिए क्या है, अगर हमारे आर्मी को इजीली इन बॉर्डर एरियाज में पहुंचने हैं, इफ वी हैव टू रीच इजीली टू दिस बॉर्डर एरियाज, देन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रेटेजिक रोड,
क्या बनाना पड़ेगा हमें? स्ट्रेटेजिक रोड्स बनाने पड़ेंगे। नाउ व्हाट इज अ स्ट्रेटेजिक रोड? स्ट्रेटेजिक रोड का मतलब होता है आप किसी भी वेदर में एक पक्का ऐसा सड़क बनाओ कि किसी भी वेदर में वहां से कोई भी हैवी व्हीकल भी जा पाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटे मोटे गाड़ी जा रहे हैं, कोई भी हैवी व्हीकल उसमें से ट्रैवल कर पाए, ताकि हम लोग अपने आर्मी को हमारे बेस कैंप से, यहाँ पे उधमपुर है, ठीक है, जम्मू में, यहाँ पे अपने लेह लद्दाख में कैंप्स है, हम लोग अपने बेस कैंप से हमारे सिपाहियों को बॉर्डर एरियाज में जल्दी जल्दी भेज सके। इसके लिए जो है स्ट्रेटेजिक रोड्स बनाने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस ने 1909 में सजेशन दिया था, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। तो जॉर्ज फर्नांडिस के हिसाब से देयर शुड देयर शुड हैव बीन 61 स्ट्रेटेजिक रोड्स कंस्ट्रक्टेड इन द बॉर्डर एरियाज। कितने रोड्स बनाने थे? 61, ठीक है ना। तो आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो इसका 75% वर्क कंप्लीट हो गया। ये आज ही न्यूज में था। दिस वाज देयर इन द न्यूज टुडे इटसेल्फ, ठीक है ना। मेरे को बहुत पहले से मालूम था, बट न्यूज़ वाले जो है धीरे धीरे न्यूज़ मिल रहा है आजकल उनको। तो आज उन्होंने ये एग्जैक्टली सेम चीज़ बताई कि 61 स्ट्रेटेजिक रोड्स बनाने थे, उसका 75% काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब ये जो रोड है, ये जो रोड बनाने का काम है, ये 2000 से ही चालू हो गया। इंडिया स्टार्टेड मेकिंग दिस रोड कंस्ट्रक्शन राइट फ्रॉम 2000, ठीक है ना। तो ये जो 2000 से रोड बनाने का काम चालू हुआ, तो क्या हुआ कि चाइना का जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, चाइना जो है इस रोड कंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था, ठीक है, उनकी जो गवर्नमेंट है हमारे ऊपर निगरानी रख रही थी। तो चाइना का जो इंटेलिजेंस है, इस इंटेलिजेंस ने पहले ही चाइना के गवर्नमेंट को बोला कि इंडिया ऐसा रोड बना रहा है, ठीक है, इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक रोड। तो चाइना का जो गवर्नमेंट है, उसने कंफर्म करने के लिए चाइनीज आर्मी से पूछा, क्या भाई तुम्हारे उधर क्या चल रहा है, बॉर्डर में कोई रोड वोड का काम चल रहा है क्या? तो चाइना की जो आर्मी है, चाइना की आर्मी बोलती है हट, ऐसा हो ही नहीं सकता, इंडिया और रोड बनाएगी। जगह देखी है तुमने? इतना पहाड़ी रोड है, मतलब पहाड़ी एरिया है, पूरा स्नो से घिरा हुआ है, इंडिया रोड बना ही नहीं सकता, आप टेंशन मत लो, हम सब देख लेंगे बॉर्डर, यू डू नॉट हैव टू वरी, ठीक है ना। तो चाइनीज गवर्नमेंट को चाइनीज आर्मी ने बोला कि ऐसा बन ही नहीं सकता, ठीक है। और इंडिया भी तो आपको पता ही है ना, काम कब स्टार्ट किया? 2000 में। इसका डेडलाइन क्या था? 2004। 2004 से कब खिसका? 2011। 2011 से कब खिसका? 2014। और फाइनली कंप्लीट कब हुआ? 2019। 2019 के अप्रैल में फाइनली ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। सो जस्ट लास्ट ईयर इन अप्रैल वी हैड कंप्लीटेड दिस स्ट्रेटेजिक रोड, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि अभी चाइनीस आर्मी जो है, चाइनीस आर्मी के ऊपर दबाव बना रही है गवर्नमेंट, देखो बेवकूफो, तुमने क्या बोला था, बना ही नहीं सकता, देखो तुम्हारे नाक के नीचे से बना लिया इंडिया ने रोड, ठीक है ना। ये जो रोड का कंस्ट्रक्शन है, हाँ यस, हमने पूरा बना लिया। तो आज के डेट पे देखो, अब देखो वो जो बोल रहे थे वो भी सही है। सी द कंडीशन ओवर देयर, ऐसे खतरनाक खतरनाक पहाड़ है, उसमें से ऐसे रोड काटा है, ठीक है ना। काम कौन करता है? ये बीआरओ करता है, ठीक है। यहाँ पे उसका वो है, दिख नहीं रहा उतना क्लियरली, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका एक ग्रेफ सेंटर है अपने इधर, ग्रेफ तो पता होगा ना, दिखी रोड पे, दिखी स्कूल के बाजू में, बीआरओ जो है वो लोग है। तो ये लोग रोड का काम करते हैं। इतने खतरनाक कंडीशन में भी देखो कितने, मतलब ऐसा एरिया है कि जस्ट पैर फिसलेगा ना सीधा नीचे खाई में जाएगा। सत्यम म्यूट करो, ठीक है। सो दिस वाज द कंडीशन, बट फिर भी जो है बीआरओ ने इतने साल लगा दिए जो भी है, बट अभी हमारा ऐसा रोड बन गया है। दिस इज व्हाट द रोड लुक्स लाइक टुडे। ये स्ट्रेटेजिक रोड है, ठीक है ना। और ये रोड ऐसा है, ऑल वेदर है, इसमें कभी पानी नहीं अटकता। इस पे जब बारिश होती है ना, तो देखो या तो इस तरफ से ड्रेन हो जाता है यहाँ पे नदी में, या तो यहाँ से ड्रेनेज बना हुआ है, देखो इफ यू सी, ये पूरा ड्रेनेज है साइड से, तो इसके ऊपर पानी नहीं रुकता कभी। ये रोड कभी खराब नहीं होगा। टाइम लग गया बनाने में, कोई दिक्कत नहीं, बट नाउ अ वेरी नाइस रोड हैज बीन बिल्ट, ठीक है ना। तो अब क्या है, ये रोड एक्चुअल में काफी, देखो ऐसा नहीं है कि 2000 से लेकर कुछ नहीं किया और अचानक से 2019 में रोड बना दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। हुआ क्या कि ये रोड पहले ही बन चुका था। दिस रोड वाज अराउंड 2014, दिस रोड वाज रेडी। प्रॉब्लम ये था कि ये जो रोड है, ये रोड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? दिस रोड इज बेसिकली गोइंग फ्रॉम लद्दाख, ये लद्दाख है, लद्दाख बेस कैंप से ये जा रहा है दौलत बेग ओल्डी में। ये जगह के बारे में बताऊंगा मैं, आई विल टेल यू अबाउट दौलत बेग ओल्डी। बट ये रोड यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ जाते वक्त ये जो जगह ये क्रॉस करता है वो है एक नदी के ऊपर से, जो है शायोक नदी, ठीक है। देयर इज अ रिवर, शायोक रिवर, ठीक है। तो दरबुक से, दरबुक ये जगह है, यहाँ से
इसके बीच में एक ब्रिज पड़ता था, मतलब नदी पड़ती थी बेसिकली, शायोक नदी। ये शायोक नदी को क्रॉस करने के लिए एक ब्रिज बनाना था, ताकि वो जो रिवर ओवरफ्लो हुआ, तो रिवर वहां पे ओवरफ्लो नहीं होता, वो ढलान है ना, ये कैसी जगह है, पहाड़ है, तो ओवरफ्लो इधर नहीं हो सकता ना, यहाँ पे नीचे जाएगा पानी। ओवरफ्लो कौन से जगह होता है, नीचे वाले जगह पे होता है, यहाँ पे ओवरफ्लो हो सकता है, पहाड़ पे ओवरफ्लो नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, ये जो शायोक नदी है, सत्यम म्यूट करो। ओके। सो बेसिकली क्या है कि ये जो शायोक नदी है, इस शायोक नदी के ऊपर ब्रिज बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो पहले जो है ना, देखो ऐसे टेम्पररी ब्रिज बना हुआ था, देयर वाज अ ब्रिज, बट दिस वाज अ वेरी टेम्पररी ब्रिज। ठीक है ना, इसके ऊपर हैवी व्हीकल नहीं जा सकता, ये ऐसी नदी थी। ठीक है ना। तो ये जो है, ये टेम्पररी ब्रिज के ऊपर से हैवी व्हीकल नहीं जा पा रहा था, तो इसके लिए हम लोग उस रोड को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे थे। बट अभी क्या है, लास्ट ईयर जो है ऐसा पक्का रोड बन गया है, इसके ऊपर ऐसा पक्का रोड बना दिया है। ठीक है, ब्रिज बन गया है बेसिकली। तो ये जो पक्की ब्रिज है, इसका इनॉग्रेशन लास्ट ईयर हुआ, तो आपने देखा होगा सीतारमन के साथ ऐसा फोटो डाला था लास्ट ईयर। ठीक है। सो दिस इज द ब्रिज मेड ओवर शायोक रिवर। ठीक है। तो ये जो ब्रिज बनी है, इस ब्रिज के बाद कनेक्टिविटी अब पूरा आसान हो चुका है। अब क्या है, फ्रॉम द लद्दाख बेस कैंप, ये अपना यहाँ पे लद्दाख बेस कैंप है, यहाँ से दौलत बेग ओल्डी तक इजीली अब ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, हैवी व्हीकल जा सकती है, सब कुछ जा सकती है। ठीक है ना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब क्या है, दौलत बेग ओल्डी, दिस इज द हाईएस्ट एयर स्ट्रिप। ठीक है ना, इंडिया में इससे ऊंचा कोई एयरपोर्ट नहीं है। दौलत बेग ओल्डी इज द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म, ये 16,000 फीट पे है, इज वेरी वेरी हाई। 16,000 फीट पे पहाड़ों को काट कर जो है वहाँ पे एयर स्ट्रिप बनाया गया है। ठीक है ना। तो अब क्या है, यहाँ पे एयरफोर्स को मदद के लिए आर्मी चाहिए ना। एयरफोर्स क्या करती है बेसिकली, जब भी कोई वॉर वगैरह होता है, वो आर्मी को वहां से ट्रांसपोर्ट करवाती है। अब आर्मी जो है लद्दाख से जा नहीं पाती अगर दौलत बेग ओल्डी तक का रोड नहीं बनता तो। लेकिन आज क्या हो गया, अपने पास ये स्ट्रेटेजिक रोड बन गया है, तो आज क्या होगा, यहाँ से एयरफोर्स अटैक कर पाएगा, और यहाँ से ये आर्मी भी वहां तक पहुंच के ये लोग भी वहां पे अटैक कर पाएंगे। तो नाउ दे आर वेरी मच वरीड। अब ये तो था ही, ये तो लास्ट ईयर हुआ अप्रैल में, ये तो उनका टेंशन बढ़ ही गया, तो ऑलरेडी टेंशन में थे। अब नया टेंशन क्या आया, नया टेंशन ये आया कि ये जो दौलत बेग ओल्डी है, ठीक है, यहाँ तक का जो कनेक्शन रोड अभी हमने देखा, ठीक है, इस रोड को बोलते हैं DSDBO रोड। डीएस मतलब दुर्बुक शायोक डीबीओ रोड। ठीक है। डीबीओ का फुल फॉर्म नहीं पता, दुर्बुक शायोक, DSS दुर्बुक शायोक। ये जो डीबीओ रोड हमने बनाया, इस रोड के बनाने के साथ साथ अब एक नया प्लान चल रहा है। क्या नया प्लान चल रहा है, अब अपने गालवन एरिया देख लिया ना, भी एकदम बॉर्डर पे है। अब ये गालवन एरिया के ऊपर तो इनकी चाइनीज की नज़र बहुत पहले से है। अब इंडिया जब इस गालवन एरिया में जाना चाहे, देखा ना कितना पहाड़ी एरिया था, उस पहाड़ी एरिया के वजह से अगर इंडिया इस पहाड़ों पे जाना चाहे, तो अब तक कोई रोड नहीं था, देयर वाज नो रोड। तो ये रोड ना होने के कारण इंडियन आर्मी को यहाँ पे 35 आवर्स लगता था जाने के लिए। अराउंड इट टेक्स अराउंड 35 आवर्स, पूरा ऐसे पहाड़ वहाड़ चढ़ के पूरा घूम के जाने के लिए। अब क्या हो गया है, हाँ दौलत बेग ओल्डी, यस राइट, हाँ। ठीक है। हाँ, ये सही बताया आपने। डीएस जो है यहाँ पे होगा डाबॉक शायोक, और ये होगा दौलत बेग ओल्डी रोड, राइट, ऐसा होगा। तो बेसिकली क्या है, अब ये जो यहाँ पे इस रोड के ना होने के कारण ये जो गालवन एरिया है, यहाँ जाने के लिए 35 आवर्स लगता था हमारे आर्मी को। अब इन लोगों ने क्या किया, ये तो पक्की रोड बनी गई है ना, ये दौलत बेग ओल्डी जाने के लिए पक्की रोड बनी गई है। अब इंडिया ने यहाँ से एक लिंक रोड बनाने का सोचा। इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग अ लिंक रोड। ये जो लिंक रोड है, ये लिंक रोड जाता है सीधे गालवन से 9 किलोमीटर दूर तक। ठीक है ना। अब 100% तो अंदर तक जा नहीं पाएगी, आपने एरिया देख लिया, वहां तक रोड बनाना पॉसिबल नहीं है। बट 9 किलोमीटर पहले तक हम लोग रोड बना सकते हैं। अगर हम लोग ऐसा कर दे, तो आज जिसको 35 आवर्स लग रहे हैं, वो 35 मिनट्स बन जाएगा। तो obvious सी बात है ना यार, इंडिया बनाएगी। जब आपको 35 आवर्स के बदले 35 मिनट्स में कनेक्टिविटी मिल रही है रोड बनाने से, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया बनाएगी। अब इनको हो गया टेंशन, किसको, चाइना को। तो अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, नाउ व्हाट हैपेंड, नाउ ड्यूरिंग द प्रीवियस मीटिंग, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि एक प्रॉब्लम हुआ था इंडिया चाइना ने, फिर उसको सॉल्व करने के लिए बायलैटरल मीटिंग करी।
ठीक है ना? मेजर जनरल रैंक के जो है इन लोगों ने जाकर वहाँ पे मीटिंग किया था, इंडिया और चाइना दोनों से आके। इस मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ था? इस मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि गैल्वन में उनके जो आर्मी तैनात है, उन आर्मी को वो लोग 2.5 किलोमीटर पीछे कर लेंगे। दे विल गो बैक बाय 2.5 किलोमीटर। और इंडिया ने भी बोला ठीक है, अगर आप पीछे हटोगे, हम भी अपने आर्मी को 1 किलोमीटर पीछे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे क्या है कि ईज़ आउट हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगी। बट वो तो उनका हाई रैंक का सिपाही बोला, मतलब मेजर जनरल वाला रैंक वाला इंसान बोला। बट यहाँ पे जो चाइनीज़ ट्रूप एक्चुअल में लगी हुई है, ठीक है? ये तो हाई रैंक वाले हो गए ना, मेजर जनरल वगैरह। ये लोग कभी नहीं रहते बॉर्डर पे, ये सिर्फ बात-वात करने जाते हैं, ठीक है? एक्चुअल में जो ट्रूप्स को सँभालता है वो है उनका कर्नल। ये जो कर्नल साहब हैं उनके, चाइना के, उन्होंने बोला कि हम अपने ट्रूप को नहीं हटाएँगे, जब तक तुम्हारा ये गालवन का लिंक रोड का प्रोजेक्ट बंद नहीं कर देते तो। ठीक है ना? व्हाट देयर डिमांड इज़, उनकी आर्मी बोलती है जब तक आप ये लिंक रोड बनाना, जो भी मैंने लिंक रोड बताया ना, ये लिंक रोड बनाना जब तक आप बंद नहीं करोगे, हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे, जो करना है कर लो। अब क्या है कि वो चाइना ऐसी ही है, ठीक है ना? चाइना का गवर्नमेंट कुछ बोलेगा, बट आर्मी बोलेगा नहीं मानेंगे, जो करना है कर लो। अब आर्मी बोलेगा तो कर्नल बोलेगा कि मैं नहीं मानता जा। तो ऐसा चलता है उधर। इंडिया में ऐसा नहीं चलता। गवर्नमेंट ने बोला तो बोला, सबको मानना पड़ेगा। मेजर जनरल ने अगर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल को बोला तो उसको मानना पड़ेगा। बट यहाँ पे इनके साथ ऐसा नहीं है। इसका जो ट्रुप है ये हटा नहीं वहाँ से पीछे। इसीलिए आपने देखा होगा कि चाइनीज़ गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने नहीं करवाया ये। हमारे यहाँ पे बॉर्डर पे कर्नल ही करता है, कमांडिंग ऑफिसर जो होता है, कमांडिंग ऑफिसर इज़ बेसिकली द कर्नल। तो अभी जो गुज़र गए ना 16 बिहार रेजिमेंट के जो है संतोष बाबू, ठीक है? सो बेसिकली ही वाज़ द सीईओ ओवर देयर, ठीक है? तो वो लोग जो है यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। तो दिस इज़ द रियल प्रॉब्लम राइट नाउ। बट ये जो रियल प्रॉब्लम है, ये आपको नॉर्मल मीडिया बता रहा है, बट दिस इज़ नॉट आल्सो द रियल प्रॉब्लम। ये भी रियल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब देखो चाइनीज़ आर्मी क्यों नहीं जा रही? जब उनके कमांडर ने ही बोला कि जाओ तो वो क्यों नहीं जा रही है? एक्चुअल में देखो ना, चाइनीज़ गवर्नमेंट ही आर्मी के ऊपर प्रेशर डाल रही है। बोल रही है कि तुमने जो है, जब से हमारे इंटेलिजेंस ने तुमको बोला रोड चल रहा है, वहाँ पे काम चल रहा है, तुमने तब तो कुछ नहीं किया। आज रोड बन चुका है, ठीक है? गालवन वैली तो इंडिया को बिलॉन्ग करती है ना, तो चाइना ऐसा क्यों बोल रहा है? बेसिकली वही तो। देखो गालवन जो है, ये किसी भी डिफेंस एस्पिरेंट को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, जो मैं समझा रहा हूँ समझो। किसी भी आर्मी को हाइट का एडवांटेज मिलना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। गालवन इज एट अ हाइट। कोई भी आर्मी जो हाइट पे रहेगा, वो नीचे वाले सेना के ऊपर आराम से अटैक कर सकता है। कुछ नहीं हुआ तो पत्थर फेंक के मार सकता है। तो हाइट का एडवांटेज बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो गालवन जो है, ये बेसिकली चाइना चाहता ही है, ठीक है? इंडिया का है, वो लोग कहाँ मानते हैं? हार्दिक, वो तो वैसे देखा जाए तो पूरा अक्साई चीन हमारा है, मानती है क्या? वो नहीं मानती है। तो दे वांट गालवन, ठीक है ना? तो अब तक क्या था, जब तक इंडिया ये सब रोड वगैरह नहीं बना रही थी, तब तक को चाइना को क्या लगता था? चाइना को लगता था कि गालवन तो हमारा ही है, क्योंकि इतना मुश्किल से इंडिया यहाँ पे पहुँच पाएगी, तो उससे अच्छा तो हम लोग यहाँ से अक्साई चीन से ईज़िली पहुँचेंगे। तो जब तक इंडिया इधर पहुँच नहीं पा रही है, तो हम लोग उनको जो है शांति रखेंगे, बोलेंगे हाँ, हाँ, तुम्हारा ही है। बट पहुँच तो नहीं सकते ना तुम तो, ठीक है ना? लेकिन आज जब वो देख रहे हैं कि इंडिया ने यहाँ तक रोड बना दिया है और इंडिया ईज़िली पहुँच सकती है, अब वो आके बोल रहे हैं नहीं, नहीं, अब तुमको हम लोग यहाँ आने नहीं देंगे। अब ये जगह हमारा होगा। बट दिस इज़ नॉट द एक्चुअल इश्यू। कई लोगों ने, आप लोगों ने, जब मैंने स्टार्टिंग में पूछा कि आपको क्यों लग रहा है कि ये इश्यू है, दिस इज़ नॉट द इश्यू। ये इश्यू है ही नहीं। ये जो है, ये बनाया जा रहा है। ये बनावटी है लोगों का डाइवर्ट करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए। ठीक है ना? देयर आर मेनी अदर रीज़न्स, बताता हूँ। ठीक है ना? तो गालवन जो है, छोटा-सा टुकड़ा नहीं चाहिए उनको लैंड का, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो भी एकदम पहाड़ों में। ठीक है ना? इस लैंड को चाइना लेके, इतनी बड़ी कंट्री है ऑलरेडी, इतने से एक छोटे से एरिया को मिलने से उनका क्या फ़ायदा है? लैंड नहीं चाहिए उनको। उनको चाहिए ये लोकेशन ऑफ माउंटेन। माउंटेन उनके पास रहेगा, तो हमेशा उनका अपर हैंड रहेगा इंडिया के ऊपर। हमेशा वहाँ से वो लोग हमारे ऊपर ईज़िली अटैक कर पाएँगे और हम कुछ नहीं कर पाएँगे। और समय के साथ-साथ वो लोग जो है पूरे के पूरे लद्दाख रीजन को ले लेना चाहते हैं, पूरा एरिया वो चाहते हैं। ठीक है ना? ऐसा क्यों चाहते हैं? मैंने 12th को और जो हमारे पास आउट्स हैं उनका एक दिन क्लास लिया था, आपको याद है? ये फिंगर पॉलिसी के बारे में, फिंगर एंड पाम पॉलिसी। जो पास आउट्स हो, जो लोग 12th में हो, याद है आपको? मैंने ये पढ़ाया था एक दिन, फिंगर पाम पॉलिसी, जब मैं चाइना इंडिया रिलेशन बता रहा था। यस। सो व्हाट इज़ दिस फिंगर पाम पॉलिसी? दूसरों को मैं समझा दूँ।
देखो फिंगर पाम पॉलिसी ये है कि देखो चाइना जो है, चाइना का जो पहला प्रेसिडेंट बोलो, प्राइम मिनिस्टर बोलो, जो भी बोलो, जो पहला इंसान था उसका नाम था माजोडांग। माजोडांग का नाम कुछ ही दिन पहले भी आपने सुना होगा, माजो, ठीक है ना? ये जो माजोडांग है, कुछ दिन पहले इसका नाम सुना था। इसने एक पॉलिसी बनाई थी 1971 में, ठीक है? इसका क्या पॉलिसी था 1971 में? फिंगर एंड पाम पॉलिसी। इसके तहत क्या है, वो लोग मानते हैं कि तिब्बत इज लाइक द पाम, ठीक है? तिब्बत क्या है? तिब्बत पाम है। तो तिब्बत को तो उन्होंने 1959 में ही छीन लिया था, ठीक है? चाइना ने तिब्बत के ऊपर 1959 में कब्जा कर लिया था, ठीक है? अब क्या है, इसने 71 में बोला कि हमें सिर्फ तिब्बत नहीं चाहिए, हमको पाम भी चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं, फिंगर्स भी चाहिए। दिस इज जस्ट द पाम, मतलब हमारी हथेली होती है ना, जैसे ये उंगली है, दिस इज नोन एज द पाम एंड दिस आर द फिंगर्स। तो तिब्बत क्या है, वो सिर्फ एक पाम है। हमको क्या चाहिए, फिंगर्स भी चाहिए। तो इसके फिंगर्स कौन कौन से है? तो इसके जो फिंगर्स है, वो इसका फिंगर है लद्दाख, 5 फिंगर है उसके, ठीक है? लद्दाख है, उसके बाद अपना नेपाल है, भूटान है, ठीक है? सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। दीज आर इट्स फिंगर्स। अब देखो चाइना, ये नेपाल के ऊपर उसने ऑलरेडी कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? नेपाल जो है, नेपाल के उसने ऑलरेडी कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है। लद्दाख रीजन में अक्साई चीन उसने ऑलरेडी छीन ही लिया है, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश तो अपना ही बोलता है, उनके मैप में अरुणाचल प्रदेश उनका दिखाते हैं वो। अरुणाचल प्रदेश इंडिया का है, वो नहीं मानते, ठीक है? बचा कौन? भूटान और सिक्किम। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि उनका एक जो है मेजर रैंक का एक इंसान सिक्किम को अपना बोल रहा था, तो इंडिया के एक लेफ्टिनेंट ने उसको चाटा मार दिया था, सुना होगा कुछ दिन पहले। बेसिकली दिस इज द पॉलिसी दैट दे आर फॉलोइंग, ठीक है ना? इसके तहत वो पूरा लद्दाख चाहते हैं, उनको सिर्फ छोटा सा गालवन नहीं चाहिए। दिस इज द वन ऑफ द कंसेप्ट, ठीक है? ये वन ऑफ द पॉलिसी है, ठीक है? अब देखो और भी आगे देखो, बहुत कुछ है इसमें, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया जो मैंने बताया? इज सो फार इट इज क्लियर टू यू, ठीक है? तो ये जो रोड है, ये उनका मेन कंसर्न है, क्योंकि इस रोड की वजह से इंडिया अगर गालवन में पहुंच गया तो फिर उनको बहुत दिक्कत आने वाली है, ठीक है? दूसरा, यहाँ पे देखो, नाउ कमिंग टू दिस मैप, दौलत बेग ओल्डी किधर है? दौलत बेग ओल्डी इधर है। दिस इज द पॉइंट ऑफ दौलत बेग ओल्डी। यहाँ पे कौन है? हमारा एयरफोर्स है। अब उसको इधर से क्या प्रॉब्लम है? इधर से ये प्रॉब्लम है कि इतने ऊंचाई पे जब आप एयर स्ट्रिप बनाओगे तो इस जगह पे ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है। फिर से चाइना का जो आर्मी है उसने इंडिया को अंडर एस्टिमेट किया। उसने बोला यहाँ पे एयरपोर्ट बनाया तो हंसने लग गए थे, बोला क्या करेंगे यहाँ पे एयरपोर्ट बना के, कुछ नहीं हो पाएगा इधर से इंडिया से। तो इंडिया ने जब ये एयरपोर्ट बनाया था तो वहां पे AN-32 पहले टेस्ट किया था। AN-32 याद है? छोटा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, बहुत छोटा है ये एयरक्राफ्ट, बहुत छोटा सा है, ठीक है ना? इसमें ज़्यादा लोग नहीं जा सकते, 30 लोग मैक्सिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 लोग जाएंगे, ठीक है? तो जब तक एन, हाँ सतलज, राइट, तो जब तक AN-32 सतलज वहाँ पे उन्होंने लैंड करवाया था तो चाइनीज को कोई दिक्कत नहीं थी। दे वर वेरी मच हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं है, अरे AN-32 में क्या 30 लोग भेजकर हमें थोड़ी मार पाएंगे। लेकिन अब इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने मई महीने में यहाँ पे C-17 सुपर हरक्यूलिस ग्लोब मास्टर भेज दिया। याद है ना वो प्लेन्स के वो देखे थे हमने, कौन कौन से अपने पास है? C-17 ग्लोब मास्टर हमारे IL-76 से भी बड़ा है, ठीक है ना? IL-76 जो है हमारे पास, इससे भी बड़ा है, ठीक है? गजराज IL-76 है, ठीक है? IL-76 इज गजराज। CL-17 ग्लोब मास्टर इज नॉट गजराज, ये गजराज है। इसका कैपेसिटी होता है 40 टन्स, मतलब इसमें 2-3 टैंक ये लेकर जा सकता है। इसका कैपेसिटी है 70 टन्स, और ये इंडिया के पास सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है। तो जब आप C-17 को उधर लॉन्च करवा सकते हो, लैंड करवा सकते हो बेसिकली, तो आप किसी भी एयरक्राफ्ट को वहाँ पे लैंड करवा सकते हो। अब इंडिया ने वहाँ पे सुकोई भेज रखे। अब हमारे पास यहाँ पे दौलत बेग ओल्डी में सुकोई है, ठीक है ना? अब यहाँ पे हमारे पास एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग है। C-17 ग्लोब मास्टर आ सकता है, मतलब उसमें भर भर के आर्मी आ सकती है। तो दौलत बेग ओल्डी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नाउ, इंपॉर्टेंट फॉर अस नाउ। उसके ऊपर ये सियाचन है। सियाचन में ऑलरेडी द हाईएस्ट बैटलफील्ड, हाँ, बोइंग 17 ग्लोब मास्टर, राइट।
तो ये जो है सियाचिन ग्लेशियर जो है हाईएस्ट बैटलफील्ड है, जहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी ऑलरेडी तैनात है। आ रही बात समझ में? और ये दोनों एरिया हाई अल्टीट्यूड पे है, बहुत ही बड़े-बड़े पहाड़ों पे है। अब क्या है कि पहाड़ का एडवांटेज इंडिया को मिल गया है, एयरफोर्स को भी और इंडियन आर्मी को भी। कुछ नहीं हुआ तो यहाँ से हम लोग पत्थर फेंक के मारेंगे उनको। अरे बात समझ में? तो दिस इज व्हाई वी हैव द एडवांटेज ऑफ किसी भी आर्मी को, या आप एज अ आप लोग डिफेंस एस्पिरेंट हो तो ये आपको भी पता होना चाहिए, हाइट जिसको मिलता है वो सबसे एडवांटेज पे होता है। ठीक है ना? तो इसके वजह से चाइना डर चुकी है। नाउ चाइना इज स्कैर्ड। व्हाई? बिकॉज यहाँ से हमारे पास एयरफोर्स है, यहाँ से हमारे पास आर्मी है, और टू मेक द मैटर वर्स, इंडिया ने क्या किया है, बे ऑफ बंगाल में अपनी नेवी को भी तैनात कर दिया है। ये भी आज भी न्यूज़ में था। इफ यू हैव सीन द न्यूज़ टुडे, आज भी न्यूज़ में बता रहे थे कि इंडियन नेवी भी बे ऑफ बंगाल में तैनात है। तो बे ऑफ बंगाल में हमारी नेवी है, ठीक है? यहाँ पे हमारी आर्मी है, यहाँ पे हमारी एयरफोर्स है, फटी हुई है उनकी, ठीक है? कुछ नहीं कर पा रहे बेचारे। अब क्या करेंगे? इसीलिए क्या है, इशू को बढ़ाने के लिए वो लोग अभी देखो, पाकिस्तान को अभी जो है चाइना ने अपने अभी-अभी सुना होगा, पाकिस्तान को जो है अभी उनको जो है इंडिया के खिलाफ भड़का रही है, नेपाल को जो है इंडिया के खिलाफ भड़का रही है, ताकि ये लोग मिलकर जो है इंडिया के साथ, अब क्या है, इंडिया एक के साथ लड़ेगी तो आराम से जीतेगी, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ नॉट द 1962 नाउ। अब हम लोग 1962 में नहीं है, ये 2020 है। घर में घुसेंगे भी और मारेंगे भी अच्छे से, ठीक है ना? तो अभी उनकी जो है इतनी फाड़ रखी है इंडिया ने, इसीलिए क्या है, अभी वो लोग नेपाल के साथ उलझा रहे हैं हमको, पाकिस्तान के साथ उलझा रहे हैं हमको, और यहाँ से गालवन में ऐसे छोटे-छोटे अटैक कर रहे हैं हमारे ऊपर, ठीक है ना? यहाँ पे वो हथियार तो नहीं लेके आ सकते, क्यों नहीं लेके आ सकते बताता हूँ मैं, ये भी है, आएगा अभी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से वो लोग हमारे ऊपर जो है गन वगैरह से फाइट नहीं कर सकते, करना हो अगर वो अलाउड होता ना तो अभी वो लोग गन से अटैक कर चुके होते हमारे ऊपर, ठीक है ना? अब अलाउड नहीं है, इसलिए उनके पास ना उन लोगों ने ऐसा एक आयरन रॉड लिया है, और इसके ऊपर उन्होंने कांटे लगाए ऐसे, ठीक है ना? जो फेंसिंग पे होता है ना, ऐसे कांटे लगाए। फिर उन्होंने ऐसे एक लकड़ी का वो लिया है, इसके ऊपर कीले ठोक रखे हैं, जैसे कीलों का ये बना रखा है। इन सब के साथ वो मारते रहते हैं, ठीक है? इंडिया ने उनको बिना किसी वेपन के इतने लोगों को मारा, ठीक है ना? अभी जो गालवन में अटैक किया था ना उन्होंने, उनके पास तो कम से कम वो सब हथियार थे, हमारे पास कुछ नहीं था। हम लोगों ने खाली हाथ उनको मारा है, ठीक है ना? तो खाली हाथ हमने उनके करीब 40-43 लोगों को मार दिया, और उन लोगों ने हमारे 20 लोग मारे, ठीक है? जब वहाँ पे मतलब ऐसा, जो इंडियन आर्मी का जवान वहाँ से बचकर आया है, ठीक है? वो बता रहा था कि वो लोगों ने अपने चॉपर भेज-भेज के अपने वो लेके गए, क्या बोलते हैं, डेड बॉडीज़ लेके गए। वो लोग हैरान हो गए कि हमारे मतलब उनके चाइना के डेड बॉडीज़ के ऊपर खून है ही नहीं, फिर भी मरा हुआ है। तो देखा तो उनकी गर्दन जो है ना, गर्दन टूटा हुआ है। वो गर्दन ऐसा पकड़ के ऐसा पूरा घुमा देते हैं, वैसे से अटैक करके उनके सारे बहुत लोगों के गर्दन तोड़ दी है, बहुत लोगों का स्पाइनल कॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है ना? तो इस तरीके से जो है इंडिया ने उनके साथ खाली, एक सेकंड ना, हाँ हाँ सर जी, क्लास चल रही है सर जी मेरी, मैं क्लास के बाद कॉल करता हूँ। ओके, ठीक है? तो बेसिकली हमने उनके साथ ऐसे फाइट किया, बट वो लोग तो ऐसे नहीं करते हैं। हाँ, यस, कुछ डेड बॉडीज़ रिवर में फेंक दी, कुछ जो है ऊपर से खाई में फेंक दिया, तो बहुत कुछ किया इंडिया ने, बहुत लोगों को मारा है, ठीक है? सो इंडिया जो है इतने ईज़िली वहाँ से हार मान के नहीं आए हम लोग उनसे डर के, ठीक है? अब क्या है, ये सब था, ये सब इश्यू हो गया, रोड बन गया, रोड का इश्यू क्लियर होगा आपको, ठीक है? तो ये जो है, ये सब उनका वन ऑफ द पॉइंट था कि इंडिया ने रोड बना दिया, फिर ऊपर हमारा आर्मी बैठा हुआ है, वहाँ पे एयरफोर्स बैठा हुआ है, नीचे से इंडिया ने नेवी तैनात कर दिया है। अभी जो है पूरे तरह से उनकी जो है हालत खराब हो चुकी है, ठीक है? तो अब देखो ये है उनके रीजंस, व्हाई इज चाइना स्केर्ड, चाइना हमसे क्यों डरा हुआ है? देखो इसमें और भी रीजंस आएंगे, ठीक है? और भी रीजंस बताऊंगा। तो देखो पहला तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड, दिस इज द ट्रिगरिंग, ये इसके वजह से ट्रिगर हुआ। अब तक तो बाकी सारे इश्यूज चल ही रहे थे, बट लिंक रोड के इशू की वजह से ये ट्रिगर हो गया प्रॉब्लम, ठीक है? बहुत कुछ लिख रहे हो आप लोग, रुको, अब तक मैं पढ़ नहीं सकता, मैं बाद में पढ़ूंगा, वरना क्या है, टाइम लग जाएगा समझाते समझाते। दूसरा, अभी मैंने बताया डॉलर बे गोल्डी, फर्स्ट रीजन। सेकंड, इंडिया का जो सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पे आर्मी तैनात है, एंड इंडिया ने नेवी भी तैनात कर रखी है, दिस इज द सेकंड रीजन व्हाई दे आर स्कैर्ड, ठीक है? थर्ड रीजन क्या है? थर्ड रीजन ये है कि इंडिया ने हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में अपने हेलीकॉप्टर ध्रुव को भी टेस्ट किया है, और कल की न्यूज़ है ये, मैंने एक्चुअल में कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले लिखा था, कल की न्यूज़ है कि इंडिया ने वहाँ पे अपाचे भी भेज दिया है, अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी भेज दिए, आपने देखा होगा।
ठीक है। तो इंडिया ने ध्रुव भी टेस्ट कर लिया उधर, ये एक अटैक हेलीकॉप्टर है हमारा इंडिया का, और अपाचे भी भेज दिया, न्यूज़ में देखा होगा आपने। तो क्या है कि बेसिकली अब तो उनकी मतलब अब तो हम लोग उनकी कह के ले रहे हैं एकदम, ठीक है ना? कह के लेंगे बोलते हैं ना, वो कह के ले रहे हैं हम लोग उनकी एक-एक करके। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, ठीक है? अब देखो नीचे से नेवी भी है। अब देखो क्या है, एक और उनका प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, इस मैप पे चलो, चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर, ठीक है सर, पेट्रोलिंग के लिए भेज दिया है अपाचे। हाँ, तो पेट्रोलिंग मतलब क्या? वो तो नाम के लिए, पेट्रोलिंग मतलब क्या? अभी थोड़ी बोलेंगे कि हम तुमको मारने के लिए इधर भेजे हैं। हम तो यही बोलेंगे ना, पेट्रोलिंग के लिए आया है, उधर मारने थोड़ी आया है, ठीक है? अब देखो दिस इज़ द पीओके, राइट? अब क्या है, आपको पता होगा कि पाकिस्तान में चाइना का एक वो है, नेवल बेस है। नेवल बेस मतलब बेसिकली उनका एक पोर्ट है, ठीक है? ग्वादर पोर्ट, सुना है कभी? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड? नहीं सुना? पढ़ना इसके बारे में, ठीक है? पाकिस्तान में चाइना ने एक पोर्ट बनाया है जिसको बोलते हैं ग्वादर पोर्ट, और इंडिया ने क्या किया, देखो एकदम पाकिस्तान, और ये है मान लेते हैं ईरान, दिस इज ईरान, दिस इज पाकिस्तान। तो एकदम पाकिस्तान के कोने में ग्वादर पोर्ट है, यहाँ पे है ग्वादर, ठीक है? तो इंडिया ने रिस्पॉन्स में क्या किया, इंडिया ने ईरान के एकदम बॉर्डर पे यहाँ पे चाबहार पोर्ट बनाया, ठीक है? दोनों पोर्ट के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? तो ग्वादर पोर्ट जब बनाया इंडिया ने, 1 साल के अंदर ही ईरान में चाबहार पोर्ट बनाया था, ठीक है? अब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो ज़ियांग नाम की जगह दिख रही है, ज़िंगयांग, ये जो ज़िंगयांग नाम की जगह है, यहाँ पे पाकिस्तान से ज़िंगयांग में वो ग्वादर पोर्ट से मटीरियल अपने अंदर ले जाने के लिए उन लोगों ने यहाँ से एक रोड बनाया है। दे हैव कंस्ट्रक्टेड अ रोड ओवर हियर। इस रोड को बोलते हैं सीपीईसी, ठीक है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये कहाँ से जा रहा है? इंडिया के पीओके से जा रहा है, ठीक है ना? अब इंडिया से परमिशन थोड़ी ली थी कि सीपीईसी बनाएंगे हम लोग। तो इंडिया ने जो है बहुत सारा ऑब्जेक्शन उठाया था जब सीपीईसी का रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा था, बट वो तो एक्चुअल में पाकिस्तान कंट्रोल्ड है ना, कंट्रोल बाय पाकिस्तान है। तो बेसिकली क्योंकि वो पाकिस्तान से कंट्रोल किया हुआ है, इसलिए इंडिया उसके ऊपर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, ठीक है ना? अब लेकिन क्या है, अब यहाँ पे हमारे सियाचिन में हमारी आर्मी है, यहाँ पे हमारे पास एयरफोर्स है। तो अब क्या होगा कि यहाँ से जो उन्होंने रोड बना रखा है, इंडिया इजीली उसको यहाँ से काट सकता है। हम अपनी आर्मी भेज देंगे, ज़्यादा लगा एयरफोर्स भेज देंगे। ये एरिया को अब हमने जो है हमारे अच्छे कंट्रोल में ले लिया है। इसीलिए उमेश्वर बता रहा था ना सीपीईसी का प्रॉब्लम, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ये जो सीपीईसी का रास्ता उन्होंने हमारे ऊपर से बना रखा है, इसको अब बनने के बाद भी, जब बन रहा था हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आज दौलत बेग ओल्डी और यहाँ से हम इसके ऊपर आसानी से अटैक कर सकते हैं। अब इसीलिए 2 महीने पहले मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, 2 महीने पहले ये पढ़ा था कि ग्वादर से वो लोग चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन ऑलरेडी कम कर चुके हैं, ठीक है ना? जब अप्रैल में 2 महीने पहले, मतलब देखो क्लियरली देखो, अप्रैल 1 साल बाद, लास्ट ईयर 2019 के अप्रैल में हमारा रोड बना। 1 साल के अंदर उन्होंने जो है अपना यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन ऑलरेडी कम कर दिया, क्योंकि वो डर रहे वो, कि क्या है, अगर वो लोग अपना ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा रखेंगे और इंडिया ने बाई चांस यहाँ से उनका रोड कट कर दिया, तो फिर उनका बहुत सारा लॉस हो जाएगा। तो दैट इज़ व्हाई सीपीईसी भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। और देखो चाइना कैसा कंट्री है, चाइना जो है ट्रेड करना चाहता है। अगर इंडिया ने उनके ट्रेड के ऊपर ही आक्रमण किया, तो फिर जो है उनकी हालत खराब हो जाएगी, बिकॉज़ दे आर डिपेंडेंट ऑन ट्रेड। इसीलिए जो है इतनी डरी हुई है, इतनी फटी है, ये एक कारण है। ठीक है ना? और वो इंडिया के ऊपर आज कुछ कर भी नहीं सकता। इंडिया के पास आज पाकिस्तान, ये क्या बोलते हैं, यूएसए का सपोर्ट है, ठीक है? यूएसए अगर कुछ भी होता है, आज यूएसए आएगा हमारे सपोर्ट में। आज ही के दिन पे राजनाथ सिंह रशिया गए हैं, ठीक है ना? ये सब जो चल रहा है ना, रशिया से सपोर्ट माँगने के लिए गए हैं, ठीक है? तो यूएस हो गया, रशिया हो गया, एशियन कंट्रीज़ हो गए, एएसईएएन। ये एशियन कंट्रीज़ तो भाई चाइना से मतलब इतना ज़्यादा मुँह मोड़ा हुआ है, क्योंकि एशियन कंट्रीज़ को इतना परेशान किया है चाइना ने, ये सारे के सारे कंट्रीज़ हमारे साथ हैं। क्योंकि एक्चुअल में एशियन जो है ना, ये यूएस कंट्रोल करता है। तो एशियन कंट्रीज़ 10 कंट्रीज़ है, 10 कंट्रीज़। यूएस आ गया हमारे पास, ठीक है? उसके बाद रशिया आ गया हमारे पास। जापान जो है, जापान तो उनका खिलाफ है ही। वो तो हमने देखा ही कुछ दिन पहले कि किस तरीके से जापान और चाइना की बनती नहीं है। मतलब कुछ भी मौका मिलेगा तो लाल बत्ती बजाने के लिए आएगा ही पक्का, ठीक है ना? तो जापान तो अपने साथ ही है बेसिकली। तो बेसिकली क्या है कि आज चाइना के पास कुछ नहीं है, इसीलिए इतनी डरी हुई है, ठीक है ना?
सो दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई दे आर डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग, ताकि क्या है, ऐसे छोटे मोटे चीजों में इंडिया उलझा रहे। और भी, अरे आप नाम लेते रहो, बहुत सारे कंट्रीज है, ठीक है, उनके खिलाफ में। चाइना के साथ आज कोई नहीं खड़ा है, नो वन इज विद चाइना। नेपाल को लेकर क्या कर देगा वो? नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, क्या करेंगे इनके साथ वो? ठीक है, तो ये हो गया। तो ये है रीजन, हमारे सारे रीजन समझ में आ गए क्या? आर यू क्लियर विद द रीजंस? ओके। अब देखो चाइना का क्या रिएक्शन है। इसीलिए वो इंडिया को प्रोवोक करने के लिए छोटा सा एक मुद्दा लेके आया। किसका? ये पैंगोंग रिवर का, लेक का। ठीक है, ये एक छोटा सा रिवर का, ये लेक का इशू लेके आ गया। फिर अभी गालवन में स्टैंड ऑफ किया। कुछ दिन पहले सिक्किम में स्टैंड ऑफ हुआ था, जिसको वो चाटा मारा था हमने। ठीक है ना, वो चीनी मेजर को चाटा मारा था। तो बेसिकली ये छोटे छोटे चीजों से जो है इंडिया का ध्यान कहीं और हटाना चाह रहा है। ठीक है ना, इसमें जो है वो तो आपको पता ही है। तो राहुल गांधी जी ने जो है क्वेश्चन किया, भाई हमारे पप्पू जी को तो कुछ नहीं मालूम होता, तुमको भी मालूम है, तुमने ही बता दिया मेरे को। पप्पू जी ने क्वेश्चन किया कि भाई हमारी इंडियन आर्मी अनाम क्यों थी? न्यूज में देखा होगा आपने। ठीक है ना, तो तभी जो है उसको बताया गया कि भाई ऐसा है कि एक ट्रीटी साइन हुई थी 1993 में, जो कि फिर से थोड़ा रिन्यू किया 96 में और 2013 में। ये ट्रीटी क्यों हुई थी? एक्चुअल में 1967 में ऐसा एक बड़ा सा स्टैंड ऑफ हुआ था। ठीक है ना, एक बड़ा मेजर स्टैंड ऑफ हुआ था 1967 में, जिसमें इंडिया के भी बहुत सारे लोग मारे गए थे और इंडिया ने चाइना के 288 लोग मारे थे। ठीक है ना, इंडिया का भी बहुत बड़ा कैजुअलिटी रेट था उसमें, हमारे भी, मतलब चाइना का ज़्यादा था हमसे, तब भी इंडिया ने उनके ज़्यादा मारे थे। ठीक है, यस। तो वो स्टैंड ऑफ के वजह से क्या है, नथुला, नथुला की जंग बोलते हैं या नथुला स्टैंड ऑफ बोलते हैं उसको। नहीं, नथुला नहीं, नकुला था वो, नकुला। ठीक है, ये अलग है। और नथुला जो है वो सिक्किम में है। वो नथुला अलग चीज़ है, नकुला अलग चीज़ है। नकुला स्टैंड ऑफ था वो। तो नकुला में फिर वो होने के बाद 93 में ऐसा बोला गया कि दोनों जो है पेट्रोलिंग करते वक्त वो नहीं रखेंगे, क्या बोलते हैं, वेपन्स नहीं कैरी करेंगे। फिर इसी में थोड़ा थोड़ा और चेंज वेंज करके उन्होंने 2013 में भी कुछ रिफॉर्म्स किए थे। इसके तहत वहाँ पे अनाम जाना पड़ेगा, यू कैन नॉट कैरी आर्म्स ओवर देयर। ठीक है ना, तो इस तरीके से था। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। नाउ, चाइना डज नॉट अलाउ सोशल मीडिया टू बी यूज्ड ओवर देयर इन देयर कंट्री। ये क्या बता रहा हूँ मैं, चाइना का रिएक्शन बता रहा हूँ इस सिचुएशन के लिए। अब क्या है ना, चाइना डरा हुआ है, लेकिन कभी नहीं मानेगा कि हम डरे हुए हैं। ठीक है ना, अंदर अंदर से चाइना बहुत डरा है, बट वो कभी नहीं मानेगा। अब क्या है, उनके कंट्री में सोशल मीडिया नहीं अलाउड है। दे डू नॉट अलाउ फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, एनीथिंग। ठीक है ना, तो अब क्या है, वो लोग क्या चाहते हैं कि इंडियन के ऊपर थोड़ा प्रेशर बने। वो चाहती है कि इंडियन जनता, वो जानते ही है, ठीक है, इंडिया में इतने सारे सामान भेज रहे हैं, तो उनको पता है कि इंडियन क्राउड है कैसा। इंडियन क्राउड जो है फेक न्यूज़ के ऊपर बहुत जल्दी बिलीव करता है। तो इसके ऊपर अगर हम लोग मौके का फ़ायदा उठाकर उनको, हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें दे दें, ठीक है, जिससे इंडियन इंडियन पब्लिक जो है वो थोड़ा डर जाए, तो क्या है, इनके ऊपर मेंटल प्रेशर बनेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये क्या बोलते हैं, पाकिस्तान और नेपाल, इन दोनों के थ्रू, व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू हमारे यहाँ पे अफवाहें फैलाई कि वो लोग जो है वो हमारे टेरिटरी में घुस चुके हैं। ठीक है, उन्होंने हमारा 6 किलोमीटर कब्जा कर लिया, उन्होंने हमारा 8 किलोमीटर कब्जा कर लिया। ये सब न्यूज़ आपको कहाँ से मिलता है? सोशल मीडिया से ही तो मिल रहा है आपको ये सब न्यूज़, कि वो 6 किलोमीटर अंदर आ गए, 8 किलोमीटर अंदर आ गए। कुछ नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, इंडियन आर्मी उधर चूड़ी पहन के बैठी हुई है क्या, कि उनको आने देंगे, आ जाओ भी, 6 किलोमीटर अंदर आ जाओ, 8 किलोमीटर अंदर आ जाओ? दिस हैज बीन प्रोपोगेंडेड। एंड क्योंकि देखो क्या है, हमारे पास कैसे पहुंच रहा है वो, हमारे पास हमारे लोगों के थ्रू पहुंच रहा है। और इन लोगों के शुरुआत में ये जो फॉरवर्ड होना चालू हुआ है, शुरुआत में भी वो किसी चीनी से नहीं आया था। ठीक है ना, वो किससे आया था, किसी नेपाली के थ्रू आया था, किसी पाकिस्तानी के थ्रू आया था। वो लोग दिखने में हमारी तरह है ना, वहाँ के लोग जो है मोर और लेस दिखने में हमारे ही जैसे, चीनी लोग पूरे ही अलग दिखते हैं। तो क्या है कि हमने माना कि हमारे ही लोग ये न्यूज़ दे रहे हैं। तो एक तरीके से ये मिसलीडिंग न्यूज़ की वजह से एक मेंटल प्रेशर बन रहा था इंडियंस के ऊपर। तो आपने देखा होगा कि पीएम मोदी ने बोला कि हमारा इंडिया का थोड़ा भी जगह उन्होंने नहीं लिया है। दे हैव नॉट टेकन इवन 1 इंच ऑफ इंडिया। वो ट्रू था, दैट वाज़ ट्रू। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो है, ये लोग बेसिकली वो बनाना चाह रहे हैं हमारे ऊपर प्रेशर, और हम लोग इसके ऊपर फंसते जाते हैं। ठीक है ना, कितने लोगों ने सुना है कि ये लोग हमारे अंदर एंटर कर चुके हैं, 6 किलोमीटर कब्जा कर लिया, 8 लोगों ने कब्जा कर लिया, कितने लोगों ने सुना है ये? हाँ, सुना होगा ना। यस, तो दिस वाज ऑल प्रोपोगेंडेड। ये सब जो है फेक न्यूज़ था। ठीक है,
ठीक है। अब देखो कांग्रेस ने किया, जिसने भी किया, अब आज पता चला कि ये जो है राहुल गांधी ये चाइना को सपोर्ट कर रहा है। आज का न्यूज़ देखा मैंने, उसमें जो है राहुल गांधी जी जो है ये चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। किसमें? वो अमेरिका ने चाइना के ऊपर कोरोना फैलाने का आरोप लगाया ना, तो राहुल बोल रहा है नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, किसी भी कंट्री को दोष नहीं देना चाहिए। ऐसा राहुल गांधी जो है मतलब पॉलिटिक्स के नाम पे कुछ भी करते रहते हैं। सो बोल नहीं सकते किसने फैलाया होगा। ठीक है। तो अब देखो, तो पाकिस्तान और नेपाल वाले जो है हमारे ऊपर इस तरीके से फेक न्यूज़ फैलाने का काम कर रहे थे। दूसरा, अब जो है चाइना हमारे नेबर से ट्रस्ट लेने की कोशिश कर रहा है। वो लोग जो है पाकिस्तान को और नेपाल को हमारे ऊपर भड़का रहे हैं। इसीलिए आपने पहला तो देखा होगा ये मैप का इशू निकाल दिया। ठीक है, मैप को लेकर इशू कर दिया ये नेपाल ने। पाकिस्तान वहाँ से रोज सीज फायर वॉल्यूशन करता रहता है। ठीक है ना, स्टैंड ऑफ के बाद भी आपने आज ही देखा होगा न्यूज़ में, आज क्या 2-3 दिन से ही आ रहा है। ठीक है, ये पाकिस्तान जो है सीज फायर वॉल्यूशन कर रहा है, वो तो करता ही रहता है, वो कोई नई बात है नहीं हमारे लिए। ठीक है, बट नेपाल जो है आजकल हमारे लिए नया सरदर्द बना है। देखो कुछ दिन पहले क्या किया इसने, इंडियन सिविलियंस को जो है नेपाल की पुलिस ने फायरिंग कर दिया नियर द बिहार बॉर्डर। ठीक है ना, अ सिविलियन हैज बीन किल्ड। तो बेसिकली कर क्या रहे हो भाई तुम? क्या लगता है उनको कि नेपाल के साथ वो लोग जंग जीत जाएंगे? अगर मान लेते कभी वॉर हुआ भी, तो नेपाल उनके उनके लिए जो है हमारे इंडिया के ऊपर फाइट करे जीत जाएंगे वो, या पाकिस्तान से जीत जाएंगे? मतलब कुछ भी करे जा रहे हैं वो। ठीक है, तो इंडिया जो है, इंडिया कुड फेस मिलिट्री प्रेशर फ्रॉम चाइना, पाकिस्तान एंड नेपाल। आई बात समझ में? ऐसा कौन बोल रहा है? देखो, ग्लोबल ग्लोबल टाइम्स के थ्रू ये न्यूज़ भेजा उन्होंने। आपको लगता है क्या नेपाल इशू क्लियर नहीं हुआ है? नेपाल इशू में जो है अभी नेपाल का क्या इशू है, उनके मैप को क्या बोलते हैं रिकॉग्नाइज करवाने के लिए जो बिल था पहले पास नहीं हुआ था, बट अब जो है वो मैप के लिए उनके वहाँ पे उनके लोकसभा में बिल पास हो गया था। ठीक है, और अभी राज्यसभा में भी बिल पास हो गया है। ठीक है, सो बेसिकली उनका जो, हाँ चलो, इस मुद्दे पे हमने कभी बात नहीं की। तो अभी क्या होगा ना, देखो, उनके पार्लियामेंट में बिल पास हो गया। ठीक है, नेपाल के पार्लियामेंट में वो मैप चेंजिंग का जो इशू था वो दोनों में पास हो गया। तो अब आप पूछोगे कि सर मतलब क्या वो जगह उनका नहीं? अब क्या होगा ना, अब इंडिया जो है, इंडिया और नेपाल दोनों ही यूएन में जाएगा। बोथ आर गोइंग टू यूएन नाउ। इंडिया इधर से जाएगा, नेपाल उधर से जाएगा। ठीक है, और यूएन क्या बोलेगा, ये तुम्हारे आपस का मामला है। ठीक है, इंडिया नेपाल का ये आपस का मामला है, इसमें हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते, यूएन यही बोलेगा। लेकिन जब तक यूएन में, आप देखो 193 मेंबर्स है, अब सबके थ्रू जब ये साइन नहीं होगा तब तक ये यूएन में अटका रहेगा केस। तो बेसिकली नेपाल को वो जगह नहीं मिलने वाली है, ये उनको भी मालूम है। इवन नेपाल नोज दिस कि उनको वो जगह नहीं मिलने वाली, क्योंकि यूएन में 193 लोग जो है, इसमें ऑब्वियस सी बात है कि मेजोरिटी नहीं मिलेगा उनको कभी। और जब तक वो मेजोरिटी नहीं मिलता उनको कुछ मिलेंगे नहीं। अब जब तक वो साइन नहीं होता तब तक वो केस लटका रहेगा उधर। जैसे इंडिया और पीओके वाला जो रीजन है ना हमारा, ये पीओके वाला रीजन अटका हुआ है। अक्साई चीन अटका हुआ है, कब से अटका हुआ है? तो ये सारी जगह जो है, ये सब जैसे अटके हुए हैं ना, ये भी ऐसे ही अटकने वाला है यूएन में जाके। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला, कुछ गेन नहीं मिलेगा उनको। जस्ट दैट दे आर डूइंग इट बिकॉज चाइना इज सेइंग टू डू। चाइना की पॉपुलेशन तो महाराष्ट्र से भी कम है, राइट है? ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ना, ये ग्लोबल टाइम्स के थ्रू, अब देखो नाम भी क्या बोलते हैं, ग्लोबल टाइम्स के थ्रू इन्होंने जो है हमें थ्रेट दिया है। क्या थ्रेट है? कि इंडिया जो है चाइना, पाकिस्तान और नेपाल के आर्मी से हमें टेंशन होने वाले हैं अगर हमने बॉर्डर टेंशन को एस्केलेट किया तो। अगर इंडियन आर्मी ने कुछ कोशिश की तो हम हमारे ऊपर जो है ये भाई, ये तीनों आके हमारे ऊपर अटैक करेंगे। हम डर गए भाई। ठीक है, डर गए एकदम तो इनके बहकावे से। तो दिस इज व्हाट द इशू इज। अभी आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो क्या क्या इशू है? बेसिकली लिंक रोड का इशू है, जिसके वजह से वो हमारे ऊपर ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जो हमने डीबीओ के साथ लिंक रोड बनाने का सोचा है। दूसरा, इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स है, वो लोग एक्चुअल में डरे हुए हैं। ठीक है। तीसरा, सीपीईसी, सीपीईसी का हम लोग उनका लिंक कट ऑफ कर सकते हैं, इसके वजह से डरे हुए हैं। और एक्चुअल में अगर गालवन के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं रहा तो हाइट लॉस हो जाएगा उनका, हाइट का एडवांटेज उन्हें नहीं मिल पाएगा। ये एक इशू है। दिस आर द फोर रीजंस व्हाई दिस चाइना हैज गॉट मैड एंड दे आर डूइंग ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स ऑन अस। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नाउ द टॉपिक इज ओवर, इतना ही है इसमें। ठीक है, मैं होप क्लियर हो गया होगा, भेज दूंगा मैं आपको पीडीएफ। जिंगयोंग कौन है? जिंगयोंग जगह होगी, कहाँ है, इसमें लिखा था क्या? अच्छा, ये कुछ होगा, कोई उनका होगा ना, उनका कोई मिनिस्टर वगैरह कुछ होगा, क्या मालूम।
उनके नाम भी ऐसे रहते हैं, झिंग 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 झूंग कुछ भी बोलते रहते हैं वो लोग। जो भी है, कोई होगा ऐसा, कोई मिनिस्टर होगा उधर। सर कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, बनने वाला है, कौन सा प्रोजेक्ट मतलब? अक्साई चीन चाइना का है या इंडिया का? क्लेम्ड बाय इंडिया, कंट्रोल बाय चाइना। ठीक है, अक्साई चीन इज क्लेम्ड बाय इंडिया बट कंट्रोल बाय चाइना है। क्या इससे फर्क पड़ेगा? किससे क्या फर्क पड़ेगा? सर फ्रॉम वेयर इज चाइना ट्रेडिंग इन ग्वादर पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट टू चाइना? पूरे वर्ल्ड से। पूरे वर्ल्ड से जो है वहाँ पे उनका सामान जाता है, एंड वहाँ से वो लोग जो है अपने कंट्री में भेजते हैं। ऐप इंस्टॉल अनइंस्टॉल करके नहीं पड़ेगा यार, कोई फायदा नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, वी विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ मतलब देखो क्या है, उनके हर चीज़ से हम लोग घिरे हुए हैं। एवरीवेयर वी आर सराउंडेड बाय देम। और अगर आपको चाहिए, अगर आपके पास टाइम है, तो आई कैन एक्सप्लेन यू, आई हैव थॉट व्हाट कैन बी डन। ठीक है, देखो क्या है ना, इफ़ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, देन यू हैव टू थिंक ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स दैट वी कैन डू। मुझे लगता है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन करके कुछ नहीं होगा, या ऐप्स को भी बैन करके कुछ नहीं होगा। इफ़ यू वांट, देन आई कैन टेल यू व्हाट कैन बी डन, अल्टरनेटिव मैं बता सकता हूँ। ओके, पहले मैं ये क्वेश्चंस देख लूँ। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, so I'll just go back to the questions and then we'll proceed। सर कोनहाला प्रोजेक्ट बनने वाला है, कहाँ बनने वाला है ये कोनहाला प्रोजेक्ट? दांत टूटाते हैं, अरे क्या क्या लिखा है यार। सर अक्साई चीन इंडिया का है, वो बता दिया। वुड बी एबल टू हैंडल ऑल थ्री टुगेदर। हाँ यस, वी विल बी एबल टू हैंडल ऑल थ्री टुगेदर, क्योंकि अपने पास बहुत सारे कंट्रीज का वो मिलने वाला है, सपोर्ट मिलने वाला है, दैट इज वाई वी विल बी एबल टू हैंडल। और वो वॉर नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे हमें समझ में आ रहा है ना कि सिचुएशन हम लोग हैंडल कर पाएंगे, तो क्या चाइना नहीं समझ रहा होगा कि हम लोग सिचुएशन हैंडल कर पाएंगे? तो वॉर नहीं करने आएगा। इसलिए जो है ना, जब भी ऐसा कोई इशू हो रहा है, तो दे आर सेइंग कि हम लोग डिप्लोमेटिक वे से, मतलब बातचीत करके इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। उन्होंने कभी भी वॉर करने का तो कोशिश नहीं किया। तो 1962 में भी ऐसे ही हुआ था, एक छोटा मोटा स्टैंड ऑफ हुआ था, जिसके बाद उन्होंने आके हमारे ऊपर वॉर कर दिया। ठीक है, क्योंकि तब उनको पता था हम लोग वीक है। आज वो नहीं कर पाएंगे ऐसा। ठीक है। सर फ्रॉम वेयर इज चाइना ट्रेडिंग? फ्रॉम थ्रू आउट द वर्ल्ड, हर जगह से उनके पास सामान आता है। ठीक है, वो एक्चुअल में उसका पार्ट है, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का पार्ट है वो। सर आजकल चल रहा है चाइना ऐप अनइंस्टॉल करो, उससे कोई फ़ायदा होगा क्या? ओके, वो बताता हूँ। सर कैन वी से दैट चाइना इज़ नॉट ट्राइंग टू टेक होल्ड ऑफ जस्ट अ सिंगल एरिया, बट गिवन अ चांस दे कैन श्योरली ट्राई एंड गेट होल्ड ऑफ मोर एरिया? यस राइट, दिस व्हाट दे वांट द होल लद्दाख। उनको जो है अपना फिंगर एंड पाम पॉलिसी पूरा चाहिए। सर इज देयर एनी चांस ऑफ वर्ल्ड वॉर थ्री? देखो, अगर आप ये पूछते हो कि वर्ल्ड वॉर थ्री का चांस है, तो इसका चांस नहीं है। कि वर्ल्ड वॉर थ्री होगा ना, तो नॉर्मल आर्मी और नेवी और एयरफोर्स से नहीं होगा। इट इज गोइंग टू बी फॉट ऑन न्यूक्लियर टर्म्स। हर कंट्री के पास, इनफैक्ट सारे मेजर कंट्रीज के पास आजकल न्यूक्लियर वेपन्स है, और सबको पता है कि एक न्यूक्लियर ब्लास्ट से क्या हो सकता है। सो दैट इज वाई नो कंट्री इज गोइंग टू गो टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर थ्री। यूएन उसी लिए बनाया ना, तो यूएन जो है पहले ही शांत करवा देगा सबको। तो वर्ल्ड वॉर थ्री कभी नहीं होने वाला, ये तो आप समझ लो। तो इस समय के साथ साथ न्यूक्लियर वेपन्स और डेवलप हो रही है। हम लोग पीछे नहीं जा रहे, हम लोग आगे जा रहे हैं। अगर हमने सीपीईसी को बंद कर दिया तो वो बात कराएंगे या वॉर? देखो, सीपीईसी को बंद कर दिया तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक्चुअल में इंडिया का जगह है। तो इंडिया को बिना पूछे उन्होंने बनाया था, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है ना, तो इसलिए तो डरे हुए हैं। अगर ऐसा होता कि हमने सीपीईसी बंद करने के बाद वो लोग हमारे ऊपर कुछ एक्शन कर ले पाते, तो वो लोग डरते नहीं, वो एक्शन ले लेते। बट दे कैन नॉट डू एनीथिंग। सर जहाँ जॉनसन और मैकडोनल्ड लाइन है, उन दोनों के बीच में एक लाइन खींच देते हैं। क्यों, हमें क्यों खींचना है उनके बीच में लाइन? हम लोग, मतलब आप बेसिकली ये चाह रहे हो, ये जो है ना, कभी आप नेवी में जाके ये बोल मत देना। ठीक है, कि हम लोग जो है उनके बीच से एक लाइन खींच देंगे, या उन दोनों लाइन के बीच में हम लोग कोई समझौता करेंगे, नहीं करेंगे। इंडिया क्या मानता है? इंडिया मानता है जॉनसन लाइन। ठीक है ना, हमको पूरा चाहिए। वी विल नॉट अलाउ एनी पार्ट ऑफ दैट टू गो। आई बात समझ में? तो ये कभी नेवी में जाके बोल मत देना कि हम लोग जो है उनको थोड़ा सा, चलो हम लोग समझौता करते हैं ना, तुम्हारा ना हमारा, चलो बीच का लाइन बनाओ। नहीं, दो क्यों खींचे, एक ही होना चाहिए। क्योंकि देखो, दो अलग अलग लोग थे ना, एक जॉनसन है, एक मैकडोनल्ड है।
तो 2 लोगों ने अलग-अलग बात बनाई। अब देखो इंडिया के फ़ेवर में कौन-सा था? मैकडॉनल्ड था। क्योंकि हमें ज़्यादा जगह मिल रहा था और नहीं जॉनसन था सॉरी और चाइना के फ़ेवर में कौन-सा था? मैकडॉनल्ड लाइन था क्योंकि उनको ज़्यादा जगह मिल रहा था। तो 2 पीपल हैड मेड डिफरेंट प्लान्स। 2 लोगों को काम दिया था तुम लोग जो है बाउंड्री बना के दिखाओ। तो एक जॉनसन ने बनाया, एक मैकडॉनल्ड ने बनाया। तो इंडिया को किसमें ज़्यादा जगह मिला? जॉनसन में। तो हमने बोला हम लोग जॉनसन वाला फ़ॉलो करेंगे। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मैकडॉनल्ड में ज़्यादा जगह है तो हम लोग वो लेंगे। उन्हें सोचना अरे देखो क्या है ना ज़्यादातर तो ये सब जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है ना, ये सब कुछ जो है अंग्रेज़ों की वज़ह से हुआ है। ऑल दिस बॉर्डर डिस्प्यूट इज़ बिकॉज़ ऑफ देम। ठीक है ना? उन लोगों ने ढंग से काम नहीं किया और उसका खामियाज़ा हमें आज भुगतना पड़ता है और कुछ नहीं। ठीक है? ये गिलगिट का किसी ने कुछ लिखा था। सर गिलगिट बाल्टिस्तान इंडिया क्यों कंट्रोल नहीं करता? क्योंकि वो पीओके का हो चुका था और जवाहरलाल नेहरू ने उनको दे दिया था। ठीक है? इंडिया ने टाइम पे वहाँ पे एक्शन नहीं लिया तो पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया वो 1947-1948 में ही। ठीक है? तो जवाहरलाल नेहरू जी भी एक ऐसे ही हमारे कैरेक्टर है जिसकी वज़ह से बहुत सारा नुकसान हुआ हमें। हमेशा ऐसा ही होता है 2-2 लोग अलग-अलग काम करते हैं और प्रॉब्लम हमको होता है। ऐसे ही होता है राइट? व्हाई इज़ द केसेस ऑफ पीओके एंड अक्साई चीन पेंडिंग इन यूएन? बिकॉज़ ये बायलैटरल मैटर है। यूएन क्या बोलता है कि यूएन हम लोग जो है तुम्हारे बायलैटरल मैटर को नहीं सुलझा सकते। वो आपसी में आपको सुलझाना पड़ेगा। बट उसके लिए सारे कंट्री से राय लेनी पड़ती है। 193 मेंबर से सभी से राय लेनी पड़ेगी कि तुमको क्या लगता है यूएन कौन है? यूएन इज़ नथिंग। यूएन इज़ बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 193 कंट्रीज़। तो यूएन क्या बोलता है? यूएन बोलता है कि ये ज्यूरिडिक्शन हमारा नहीं है, बट हमारे जो मेंबर कंट्रीज़ हैं इनकी भी राय ज़रूरी है। अब 193 कंट्री एक साथ राय कभी नहीं देती, वो लटका के रख देती है केस को। सर अभी इंडिया अक्साई चीन में अटैक करे तो उसे क्लेम करेगी क्या? देखो आज क्या है कि अटैक नहीं कर सकते ना हम लोग, यूएन से बंधे हुए हम लोग। ठीक है? क्या है कि आज हम लोग उनके ऊपर अटैक करने जाएँगे तो यूएन वहाँ पे टाँग अड़ाएगा, क्योंकि वो पीस डिस्टर्ब कर देगा। दैट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय द पीस। ठीक है? और चाइना वन ऑफ द यूएनएससी का मेंबर है, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का। तो दैट इज़ व्हाई वो क्या करवाएगा, वो तो यूएन से भिजवाएगा ही फ़ोर्स हमें मारने के लिए। कि देखो देखो वो अक्साई चीन के ऊपर जो अटैक करके उसको छीनना चाह रहे हैं। एक्चुअल में तो चाइना डरा हुआ है। ठीक है? चाइना को ये डर है कि इंडिया अक्साई चीन उनसे छीनेगा। ठीक है? ये उनके ऊपर डर बना हुआ है। पर वो आपका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बताओ ना। अरे इनके क्वेश्चंस ही नहीं खत्म हो रहे, क्या करूँ? नेहरू जी किसके साइड से थे एक्चुअली? वो उन्हीं को पूछना। जब आप ऊपर जाओगे ना तो गो एंड आस्क हिम। ठीक है? चलो अब क्या है? अब बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। नाउ सी, if you ask कि whether it is good or bad to stop the sale of mobiles or stop the apps in India, it is going to have any kind of effect. The answer is no. आप क्या क्या रोकोगे? आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल्स देता हूँ, आप क्या क्या रोक सकते हो देखो। ठीक है? पहली चीज़ तो ये कि एक तो हो गया टेक्नोलॉजी। ठीक है ना? अगर हम लोग बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी में वो लोग बहुत ही चीप देती है, जो इंडिया के पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग को अगर उनसे चीप चाहिए, जो कि आज हमें चाइना से मिलता है, अगर हमें टेक्नोलॉजी और चीप चाहिए, तो हमारे पास इसका ऑल्टरनेटिव है ताइवान। ठीक है? पहला ताइवान, दूसरा वियतनाम। ये लोग भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को उसी रेट पे देती है जो चाइना देता है। तो आज हम लोग उसके लिए ताइवान और वियतनाम पे डिपेंड हो सकते हैं। ठीक है ना? दूसरा है टॉयज़। आप कोई भी खिलौना खरीदने जाओ, ठीक है? आप बोलोगे आप बड़े हो चुके हो, ठीक है ना? यू हैव बिकम वेरी ओल्ड नाउ, तो आप बोलोगे सर टॉयज़ कौन-सा इम्पोर्टेंट है? छोटे बच्चों के लिए तो है। पेरेंट जब दुकान में जाएगा, वो ज़िद करेगा बच्चा तो उसको टॉय तो देना पड़ेगा। नाउ 98% ऑफ शेयर ऑफ वर्ल्ड्स टॉयज़ इज़ फ्रॉम चाइना। किस-किस टॉय को रोकोगे आप? वो लोग इतना मतलब इतने प्रिसिशन से सामान बनाते हैं ना, दे देखो चाइना क्यों इतना आगे है बिज़नेस में, बिकॉज़ चाइना टेक्स केयर ऑफ इट्स कस्टमर्स। ये कस्टमर्स के नीड को बहुत अच्छे से समझता है। ठीक है? कस्टमर को जो चाहिए वो वही देता है। वो नहीं देता जो वो बना सकता है। वो देता है जो कस्टमर को चाहिए। ठीक है ना? अगर हम लोग इंडिया में टॉय बनाते हैं तो उसको ऐसा बनाते हैं जो हमारे कैपेसिटी में है। हम ये नहीं सोचते कि बच्चे को क्या अच्छा लगेगा। बेसिकली ये इन्होंने ऐसे-ऐसे टॉयज़ बनाए हैं जो कि बच्चे को 2 मिनट में पसंद आ जाता है। आप जब बचपन में छोटे थे तब सोचो, आप दुकान में जाते थे, आपको लगता था कि यार ये एक रस्सी नहीं लटका होना चाहिए मेरे कार से,
मेरे को चाहिए एक रिमोट कंट्रोल कार, बना दिया उन्होंने, ठीक है ना? क्योंकि जब मैं छोटा था मेरे टाइम पे जो रिमोट कंट्रोल कार्स आते थे उसके साथ एक वायर होता था, ठीक है? कभी खेलने में मज़ा नहीं आता है, ये उसके साथ बाँध कर चल रहा है। तो उन्होंने बना दिया है रिमोट कंट्रोल कार। तो दे केयर अबाउट देयर कस्टमर्स, चाहे वो किसी भी ऐज का हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, इंडिया में जो बनारसी साड़ी है, ठीक है? बनारसी साड़ी हमारी बहुत फ़ेमस है। इसको हमने ईरान में भेजा था, पता नहीं क्यों, ठीक है? इसको ईरान में बेचा था हमने। ईरान वालों ने इसको सीधा रिजेक्ट कर दिया, वहाँ पे चला ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो बुर्का पहनते हैं, ठीक है? तो ईरान में वो चलने नहीं वाला बनारसी साड़ी। तो आप बोलोगे यार तो बेवकूफ़ी है। फिर इंडिया ने जो है इसको अफ्रीकन कंट्री में भेजा कि चलो अफ्रीका में तो क्या है कि उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते, तो हमारे बनारसी साड़ी खरीद लेंगे। अफ्रीका में भी रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे चाइना का साड़ी चल गया। चाइना ने भी साड़ी बनाया, ठीक है ना? नाउ अफ्रीका में हमने क्या भेजा? जो बनारसी इंडिया में है वही भेजा। अब इंडिया में औरतें कितने फीट की है? 5.5 फीट की है, ठीक है ना? यहाँ पे अफ्रीका में कितने फीट के होते हैं? वो 6-6 फीट के होते हैं, औरतें भी, ठीक है? अब जब हम लोग बनारसी साड़ी वही वाला जो अफ्रीका में भेजेंगे, जो इंडिया है, इंडिया में पहनते हैं, उनके लिए वो क्या बन जाएगा? वो साड़ी कहलाने के लायक होगा क्या तब? थिंक। तो क्या है कि इंडिया नेवर केयर्स फॉर व्हाट द पब्लिक वांट, ठीक है? इंडिया जो है कभी भी अपने इसके बारे में सोचकर चीज़ें नहीं बनाता, जिसकी वजह से आज हम लोग कस्टमर के नीड्स को समझकर नहीं कर पा रहे, जो कि चाइना कर पा रहा है, ठीक है ना? इफ यू थिंक अबाउट कि अगर हम लोग चाइना को बैन कर दे तो चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो अगर ऐसा नहीं चलेगा तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि हमें चाइना से सामान खरीदने चाहिए। आप बोलोगे सर ये तो गलत बात है, हम लोग उससे सामान खरीदेंगे। देखो ऐसा है कि डब्ल्यूटीओ जो है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक रूल है कि कोई भी गवर्नमेंट किसी भी कंट्री से अपने पास इंपोर्ट को बैन नहीं करवा सकता। वी कैन नॉट बैन द इंपोर्ट फ्रॉम गुड्स फ्रॉम चाइना, ठीक है? अगर आपकी लोग नहीं खरीदते तो बात अलग है, बट गवर्नमेंट कैन नॉट बैन इट, ठीक है? व्हाट अबाउट द ट्रेड डेफिसिट? अरे वो सब बाद में डिस्कस करते हैं, पहले बात करते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो पहले देखो, ठीक है? सो व्हाट डिड डब्ल्यूटीओ से कि आप किसी भी कंट्री का सामान हमारे कंट्री में बैन नहीं करवा सकते। इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट टेक एनी एक्शन ऑन बैनिंग द सब्सटेंसेस कमिंग फ्रॉम चाइना। आपने लोगों को सुना होगा, अरे गवर्नमेंट ही अगर अलाउ करेगा तो हम तो खरीदेंगे ही, हमें सस्ता मिल रहा है। तो गवर्नमेंट बेसिकली बैन कर सकता है क्या? नहीं। अब क्या है? अब ये हमारे जनता के ऊपर है, इंडियंस के ऊपर। नाउ इंडियंस को अगर हम लोग ऑप्शन देंगे कि भाई 500 की चीज़ खरीदो और 50 की चीज़ खरीदो, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि गवर्नमेंट बैन नहीं कर रहा, मतलब चाइनीज़ गुड्स आएगा। तो अगर 500 और 50 में ऑप्शन दोगे तो आपको क्या लगता है इंडियन क्या करेगा? 50 का खरीदेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब बेसिकली आप एक तरीके से चाइनीज़ गुड को बैन नहीं कर रहे हो और ना ही हमारे कंट्रीमैन उसको बैन करवा रहे हैं। तो क्या है, यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि इंडिया जब किसी भी गुड्स को चाइना से इंडिया लाता है, तो उसके ऊपर हम लोग टैक्स लगाते हैं, ठीक है? एनी गुड दैट इज़ कमिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया इज़ कमिंग विद अ टैक्स ऑफ 31%, ठीक है ना? कितना परसेंट टैक्स? 31%। तो हम लोग एक तो इसको बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ा सकते, डब्ल्यूटीओ ने वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज़ 41% का हम लोग जो है उनके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे चीज़ें इंडिया में जो आ रही है वो थोड़ी महँगी हो जाएगी, बट फिर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर मैं तो टिकटॉक यूज़ नहीं करता, पर जो करते हैं उनका अनइंस्टॉल करवा रहा था, तो वो करवाऊँ या नहीं अनइंस्टॉल? रुक जा यार तू, सुन पहले। ये छोटी-मोटी बातें मत करो, ठीक है? वी आर देखो इंटेलेक्चुअल की तरह बात करो। ये बाकी मतलब भेड़-चाल में मत चलो दूसरों को देखकर। ठीक है? ये जो मीडिया में चल रहा है या सोशल मीडिया में चल रहा है, इसको ऐसा करो, उसको ऐसा करो, नुकसान होगा इंडिया को, सुनो उससे। ठीक है? पहले जो मैं बता रहा हूँ, पहले उसको सुनो, फिर अपना जो है ओपिनियन बताओ। ठीक है? व्हाट वी कैन डू इज़ एक तो हम लोग इनके ऊपर टैक्स बढ़ा सकते हैं 41%। इससे कोई फ़ायदा होगा क्या? नहीं होगा। इससे क्या है, सिर्फ़ चाइना के लिए चीज़ें थोड़ी-सी महँगी हो जाएगी, मतलब चाइना बोलेगा अरे हमारी चीज़ें के दाम उधर बढ़ जाएँगे, बट इंडियंस विल स्टिल गेट इट चीपर देन द अदर कंट्रीज़। तो अगर हम लोग टैक्स उनके ऊपर बढ़ा भी दें, 10% भी बढ़ा दें, तो चाइना का जो बिज़नेस लॉस है वो करीब-करीब 10% का होगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस केस में चाइना को एक्चुअल में कोई नुकसान ही नहीं है। चाइना इज़ नॉट गोइंग टू लूज़ एनीथिंग। तो हमें बजाय क्या करना चाहिए? हमें चाइना को इनवाइट करना चाहिए। चाइना को बोलना चाहिए तुमको क्या 31% क्या तुमको हम 20% में देते, बट हमारी एक कंडीशन है। विल गिव यू एट ओनली 20%, बट द कंडीशन इज़ दैट तुम इंडिया आओ, यू कम टू इंडिया।
ओपन योर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ओवर हियर इन इंडिया। यहाँ पे आप मैन्युफैक्चर करो, यहाँ पे आप इंडस्ट्रीज बनाओ, यहाँ पे आप मैन्युफैक्चर करो और यहीं पे आप इंडिया में बेच दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया को ये करना चाहिए, ये नहीं कह रहा कि ये गवर्नमेंट करने वाली है क्या, ये मेरा ओपिनियन है। वी शुड कॉल चाइना टू इंडिया टू हैव देयर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। हमें बोलना चाहिए आपके ऊपर 31 भी नहीं, हम सिर्फ 20% का ही टैक्स लगाएंगे, ठीक है ना। हाँ, टैक्स भी नहीं लगा रहे हम, तो कम कर रहे हैं। अब देखो इससे कैसे फ़ायदा होगा। इससे फ़ायदा ये होगा, वो लोग जिस रेट पे देते हैं उससे भी कम में होगा, क्योंकि हमने उनका टैक्स कम कर दिया 20% से भी कम में। अब जब उन्होंने इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टार्ट किया, ठीक है। जीडीपी सुना है आपने कभी? हैव यू हर्ड अबाउट जीडीपी? अरे सुनो यार तुम लोग, क्वेश्चन बाद में पूछो, पहले सुनो। तुमको पता भी नहीं, अब तक मैं टॉपिक पे एकदम मेन टॉपिक पे आया भी नहीं, तुमने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। जीडीपी सुना है? हाँ। जीडीपी क्या होता है कि हमारे कंट्री के लिमिट के अंदर जो भी कमाई होती है, ठीक है, चाहे वो बाहर के कोई आके करे या हमारे इंडियन करे, वो सब हमारे जीडीपी में कंसिडर होता है। पता नहीं ये चीज़? इवन इफ अ जापानीज कंपनी ओपन्स हियर ओवर हियर इन इंडिया, अगर उनका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंडिया में हो, तो यहाँ से वो जो बिजनेस करेंगे वो भी इंडिया के जीडीपी में आएगा। एंड जीडीपी इज द इंडिकेटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो अगर चाइना इंडिया में आकर अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्रिएट कर कर यहाँ पे सामान प्रोड्यूस करके उसको बेचेगा, तो उनका जो भी इनकम है वो इंडिया के जीडीपी में ऐड होगा। यही बात समझ में? तो इंडिया की जीडीपी बढ़ जाएगी। दूसरा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। अब देखो, चाइना क्या हमारे कंट्री में आके क्या उनको हम लोग ऐसा तोहफे में जगह दे देंगे क्या? ये लो, ये तुम्हारे लिए फ्री लैंड, ऐसा तो होगा नहीं। तो जब वो हमारे इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोलने के लिए जगह मांगेंगे, हम लोग उनको बेचेंगे जगह। वी आर गोइंग टू सेल देम द लैंड। इसका मतलब उनको लैंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि हमारा एफडीआई बढ़ाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है ना। अब जब वो इंडिया में अपना प्लांट खोलेगा, तो इंडिया में प्लांट खोलने के बाद क्या वो चाइना से अपने एम्प्लॉयज को लेके आएगा इधर? आर दे गोइंग टू गेट देयर एम्प्लॉयज ओवर हियर? नहीं। तो क्या करेगा? आसपास से लोकल लोगों को हायर करेगा। आई बात समझ में? इससे जो है हमारे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगी, ठीक है ना। और चाइना के गुड्स तो पूरे दुनिया में जाते हैं, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। आ रही बात समझ में? एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, जीडीपी बढ़ गई, एफडीआई बढ़ गया, एक्सपोर्ट बढ़ गया। दूसरा, इंडिया में चाइना से चीजें लानी नहीं पड़ेगी। इंडियंस को बहुत पसंद है ना चाइनीज चीज खरीदने में। तो इंडिया को तो अभी इंडिया में बने बने चाइनीज माल मिल रहे हैं, है ना। है तो चाइना के ही दिमाग वाले, ठीक है, चाइना ही बना रही है, लेकिन इंडिया में बैठ के बना रही है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खत्म। अभी उनको क्या है ना, चाइना से इंडिया भेजना पड़ता है, जैसे लंबा सा सी रूट लेकर वो कोलकाता, मतलब बंगाल पोर्ट में आकर लैंड करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, इंडिया में वो लोग जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमें बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाएगा सामान, ठीक है। इंडियंस इज गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस, ठीक है ना। अब देखो, अब अगर आप बोलोगे कि नहीं, चाइना तो अपने कंट्री से भी लोगों को लेके आ सकता है, हम तो प्रेफर करेंगे, वी विल प्रेफर कि आप चाइना से लोगों को लेके आओ, ठीक है। क्यों? आप बोलोगे हमारे इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा। जब चाइनीज़ लोग यहाँ पे आके रहेंगे, उनका घर तो है नहीं इधर, वो इधर आस-पास में घर में रहेंगे, घर बनाएँगे इधर, या वो बनाएँगे या तो रेंट पे रहेंगे, ठीक है? तो इससे इनको जो है इतने सारे लोगों को इनकम मिलेगा। प्लस ऐसा थोड़ी है कि वो सिर्फ़ फैक्ट्री में ही काम करेंगे, घूमेंगे-फिरेंगे इधर-उधर, ठीक है? इधर-उधर घूमेंगे, तो अलग-अलग जगह पे जाएँगे, वहाँ पे हमारे छोटे-छोटे भाइयों को भी इनकम मिलेगा, उनसे सामान जब खरीदेंगे वो। आई बात समझ में? चाइना से लेबर लेके आके अगर वो काम करवाना चाहे, हम तो बोलेंगे मोस्ट वेलकम। वी आर गोइंग टू गेट मोर देन व्हाट यू आर गिविंग टू अस इफ यू एम्प्लॉय आवर पीपल। उससे ज़्यादा मिल जाएगा हमारे लोगों को, अगर वहाँ के लोगों को हमने यहाँ पे लेके आके करवाया तो, ठीक है ना? क्योंकि देखो सेम है जो कि टूरिस्ट से इनकम होता है हमें। टूरिस्ट जब हमारे यहाँ पे आते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, तो इससे हमें इनकम ही होता है ना। उसी तरह चाइना से जब लोग आके इधर काम करेंगे, तो काम करने के पीरियड के सिवाय इधर-उधर जाएँगे तो सामान खरीदेंगे, हमें फ़ायदा होगा। तो ये तो चाइना करेगा नहीं, उसको बहुत महँगा पड़ेगा ये चीज़। तो ही इज़ गोइंग टू एम्प्लॉय द पीपल फ्रॉम अस, तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ने वाला है। आई बात समझ में? अब क्या है ना, इंडिया को एक मौका मिलेगा चाइना को दबाने का इस बारे में। चाइना को ये बोलना चाहिए, देखो अब उनको तो नहीं पता कि उनका कितना बिज़नेस लॉस होगा अगर हमने 41% टैक्स किया तो। उनको हम धमकी देंगे कि आप जो अगर चाइना से सामान इधर भेजना चाहते हो, गवर्नमेंट बैन तो नहीं कर सकता बट टैक्स बढ़ा सकता है। हम बोलेंगे 41% कर देंगे, नहीं मानेगा तो 51% कर देंगे।
टैक्स बढ़ाना तो अपने हाथ में है, हम बढ़ाएँगे। एक लिमिट तक बढ़ाएँगे बट बढ़ाने का वो हमारे पास हाथ में है। तो चाइना को बार-बार हम लोग प्रेशराइज़ करते रहेंगे, ठीक है ना? जब हम चाइना को प्रेशराइज़ करेंगे, तो फाइनली उसको जो है इस बात पे आना ही पड़ेगा कि चलो ठीक है, तुम्हारे उधर ही हम लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाते हैं। तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, उन्होंने ऑलरेडी बनाया है, ठीक है ना? ये जो रेडमी फ़ोन इतना सस्ता मिलता है, क्यों मिलता है? इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है वो। है चाइनीज़ कंपनी, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ऐसे हर चीज़ को करना चाहिए हमें। वी शुड अलाउ देम टू मैन्युफैक्चर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन इंडिया, ठीक है ना? और चाइना ने भी इसी तरीके से दूसरे कंट्रीज़ को कैप्चर किया है। चाइना ने क्या किया? चाइना ने दूसरे कंट्रीज़ से अपने कंट्री में लोगों को बुलवाया है, ठीक है? देयर आर मेनी कंपनीज़ हू हैव कम टू चाइना फ्रॉम अदर कंट्रीज़, यूएस वगैरह से, ठीक है? ब्रिटेन वगैरह से। चाइना में बहुत सारी इंडस्ट्री है, पता होगा आपको, ठीक है ना? अब क्या है ना, चाइना से लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि अब देखो यूएस उससे डरता है थोड़ा बहुत, ब्रिटेन उससे डरता है थोड़ा बहुत, बहुत डायरेक्टली हम लोग कुछ नहीं कर पाते उनके खिलाफ। क्यों? क्योंकि ये सब कंट्री सोचती है कि हमारी कंपनी उधर फँसी हुई है। वो लोग मकान मालिक है, हम लोग उसके लिए किराएदार हैं। अगर हमने उनको ज़्यादा कुछ बोला, तो वो हमारे कंपनीज़ की बैंड बजा देंगे अंदर। वही सेम चीज़ इंडिया करेगा अब। इंडिया चाइना को बुलाएगा और इंडिया मकान मालिक बनेगा और वो हमारे किराएदार होंगे। ज़्यादा कुछ बोलेगा तो हम लोग उनके कंपनीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट करवाएँगे। तो उससे हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएँगे। बॉर्डर पे भी ज़्यादा कुछ करेंगे तो उनकी कंपनीज़ अंदर है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से जो है हम लोग चाइना के ऊपर ओवरऑल एक इम्पैक्ट बना पाएँगे। ठीक है? और ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो उनके कंपनीज़ हम लोग पूरे बंद करवा देंगे। उनसे फिर अब देखो तब हम लोग इतने दिनों में ये बहुत सालों की बात हो गई। इतने दिनों में हम लोग अपने रिलेशन वियतनाम से या ताइवान से, इन कंट्री से अपना रिलेशन इतना अच्छा कर लेंगे कि अगर इनके कंपनीज़ हमारे कंट्री में बैन हो भी गए, हमारे पास यहाँ से अल्टरनेटिव तब तक आ जाएगा। जब इनसे अल्टरनेटिव आ जाएगा, इनके कंपनीज़ हम बंद करवा देंगे, तो इवन दो हम चाइना के गुड्स को बैन नहीं करवा सकते, बट लोगों के पास अब अल्टरनेटिव है खरीदने का। पीपल विल बाय फ्रॉम ताइवान, फ्रॉम वियतनाम एंड ऑल। पीपल विल तब बैन चाइना। बट राइट नाउ अगर हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन करने की कोशिश करें, आज हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है। आज हमें खरीदना भी पड़ेगा, चाइना को जेब में देना भी पड़ेगा, गवर्नमेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और ये सब सिर्फ़ सोशल मीडिया में रह जाएगा। तो बेसिकली ये जो आप बोल रहे हो ऐप अनइंस्टॉल करो, ठीक है? ये सब करो, इससे कोई फ़ायदा है क्या? बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है इससे, ठीक है? अल्टीमेटली सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा कुछ समय के अंदर, ठीक है? और क्या होगा? हमारी जीडीपी गिरती रहेगी। हम नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा? हम लोग महँगी प्रोडक्ट्स खरीदने आएँगे। इफ यू आर नॉट बाइंग क्या बोलते हैं शाओमी का रेडमी नहीं खरीद रहे हो आप, तो फिर आप क्या खरीद रहे हो? आप फिर या तो सैमसंग खरीद रहे हो या तो आईफ़ोन खरीद रहे हो। आ रही बात समझ में? तो ये रेडमी के कंपैरेटिव में महँगे नहीं है क्या? तो जब हमारे देखो हर चीज़ में इकोनॉमिक्स आता है। इफ यू आर बाइंग एक्सपेंसिव थिंग्स देन योर इनकम इज़ गोइंग टू गेट लो। आई बात समझ में? तो जब तक हमारे पास चीप अल्टरनेटिव नहीं है, हम महँगे चीज़ों के ऊपर खरीदने जाएँगे, तो फिर जो है हमारा ऐसे भी लॉस होगा। तो दिस इज़ द अल्टरनेटिव दैट वी शुड प्रोवाइड। हम लोग को उन्हें जो है हमारे यहाँ पे कंपनी स्टार्ट करने के लिए मजबूर करना चाहिए। ठीक है? नाउ यू कैन आस्क क्या-क्या पूछ रहे हो? लाइक वर्कर्स हू आर कमिंग बैक। सर इफ गवर्नमेंट स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एज़ अल्टरनेटिव टू चाइनीज़। देखो हमारे इंडिया के पास वही मैंने कहा ना, हम लोग अपने कस्टमर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है? वी आर नॉट वेरी स्पेसिफिक टू आवर कस्टमर। इंडियन समझ ही नहीं सकते। इंडियन का है ना 2 पैसे के पीछे लग जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि कस्टमर को कैसे खुश करें। हम ये सोचते हैं कि हम कैसे 2 पैसा कमाएँ। हमारे सारे बिज़नेसमैन ऐसे हैं, ठीक है ना? एवरी बिज़नेसमैन इज़ बिहाइंड प्रॉफिट एंड उसके लिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कस्टमर क्या सोचेगा। व्हेreas दिस चाइनीज़ कंपनीज़ और दिस वियतनाम और ताइवान ये कंपनीज़, ये अपने जो है ना कस्टमर के भगवान मानते हो कस्टमर को। इंडिया को तिबेट इश्यू रेज़ करना चाहिए। आज तिबेट इश्यू रेज़ करना चाहिए। पागल हो गया क्या? 1959 में हमने किया था। तिबेट इश्यू खत्म हो गया। ताइवान इश्यू भी बोलता तो मैं समझता। तिबेट का कोई इश्यू ही नहीं है। तिबेट आज उनका हो चुका है। दुनिया मान चुकी है। अब इंडिया क्या है एक नया कंट्री 193 में से इंडिया उठ के जाएगा बोलेगा तिबेट को आज़ाद करो। पूरी दुनिया लाल बत्ती लेगी इंडिया की। कुछ भी मत बोल। यस चिन्मय क्या पूछ रहे हो? अरे तू ताइवान और तिबेट में कंफ्यूज हो रहा है लेकिन अमेरिका सपोर्ट कर रहा है वो ताइवान को कर रहा है ढंग से पढ़ न्यूज़ को। तिबेट को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा आज। तिबेट का ये मुद्दा खत्म हो चुका था 1960 में ही आज कोई नहीं बोलता तिबेट के बारे में। ताइवान बोल रहा होगा तू। कंफ्यूज हो गया तू। आज इनमें सर लिखा क्या है ये? क्या बोलना चाहते हो?
जिसके भी मेरे देखो मैं अभी बैठा हूँ, ठीक है, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स, लेकिन आपके डाउट बहुत पीछे चले गए। अगर आपको लगता है आपका कोई डाउट अनक्लियर रह गया तो उसको फिर से कॉपी पेस्ट करो। आई कैन कॉपी पेस्ट योर डाउट अगेन, आई विल क्लियर इट। आवाज आ रही है मेरी? या सबके डाउट्स क्लियर हो गए तो फिर वन वन दिख दो, देन वी कैन एग्जिट। ऋषिकेश तो स्कूल का क्लास नहीं अटेंड किया? अच्छा कैंसिल हो गई, ओके, चलो ठीक है। सो आई होप समझ में आया क्लास, इश्यूज क्लियर नाउ। गालवन इशू किस तरीके से हमें कोई फायदा नहीं होगा इन सबको बैन करवा के। सर डाउट। यस पूछो, वही तो बोला, डाउट जो पूछना चाहते हो पूछो। सर चाइनीज आर्मी सर इंडिया वो के बॉर्डर में ऐसे ही आ सकता है क्या? हाँ, वहाँ पे कोई फेंसिंग नहीं है, देयर इज नो फेंसिंग एट द बॉर्डर। इंडिया भी उधर भी जा सकता है। सर वो यूएन का वो कौन सा रूल था, अगर वॉर होती है तो हम कोई कब्जा नहीं कर सकते लैंड पे, वो कब का है? 1945 का ही है, सीधा वर्ल्ड वॉर टू के बाद से ही ऐसा हो गया। इसीलिए तो जो जापान ने चाइना को कैप्चर किया था 1945 तक, वो सब लौटाना पड़ा यूएन की वजह से। और ये चाइना का अक्साई चीन, सॉरी ये एलएसी का कब हुआ था? अक्साई चीन तो 62 में हुआ, तो उन्होंने इसको लैंड को कैप्चर कहाँ किया है, कंट्रोल किया है। इसीलिए तो हमारे मैप में हम लोग दिखाते हैं ना उसको, वो लोग अपने मैप में नहीं दिखाते। जैसे पीओके पाकिस्तान भी अपने मैप में नहीं दिखाता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय देम। ठीक है, चलो ओके, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल। ठीक है, चलो धन्यवाद, जय हिंद।